प्रीवियस क्लासेस तो कवर हो चुका है जैसे लूप का, तो हम लोग का 2 बार भी हमने एक बार रिपीट भी कर रखा है रिवाइज किया। और नेक्स्ट जो अभी क्लासेस है जो अभी हमें लर्न करनी है वो है वीवीए क्लास 6 यूडीएफ फंक्शन एंड एरे फंक्शन। तो देखते हैं इसमें क्या क्या आज हमें लर्न करनी है। इसमें टॉपिक्स में पहला है यूजर डिफाइंड फंक्शन यूडीएफ। यूडीएफ का स्टैंड फॉर हो गया यूजर डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन क्या है? क्रिएट द यूडीएफ फंक्शन टू चेक इवन एंड ऑड नंबर। क्रिएट यूडीएफ फंक्शन टू चेक प्राइम नंबर। एरे विद सिंगल डायमेंशन, इसमें स्टैटिक्स और डायनामिक देखेंगे। एरे विद मल्टी डायमेंशन, स्टैटिक विद डायनामिक देखेंगे। फिर से काउंट करेंगे वर्ड कितना है किसी भी सेंटेंस में, या फाइंड करेंगे किसी सेंटेंस में लास्ट वर्ड कौन सा है, लास्ट वर्ड फाइंड करने के लिए। जैसे गेट 9 क्या है? गेट फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इन सेंटेंस एंड स्टोरी। ये थोड़ा एनालिटिकल स्किल का है जिससे हम कैसे फाइंड करते हैं, वो भी एरे के थ्रू करेंगे। एक्सट्रैक्ट द नंबर फ्रॉम सेंटेंस, एक कोई सेंटेंस है जिसमें टेक्स्ट है और न्यूमेरिक है, तो उसमें से हमें केवल नंबर ही उसमें से एक्सट्रैक्ट करनी है। और उसमें से फिर से वही है, न्यूमेरिक और मिक्स है, न्यूमेरिक और अल्फाबेटिक है, तो उसमें हमें टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना है। ये चीजें हमें कवर करनी है इस टॉपिक में। तो सबसे पहले देखते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन में जाने से पहले हमें देखना पड़ेगा फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है? फंक्शन इज ए ग्रुप ऑफ रीयूजेबल कोड विच कैन बी कॉल्ड एनीवेयर इन योर प्रोग्राम। दिस eliminate the needs of writing the same code over and over again. This enables the programmer to divide a big program into a numbers of small and manageable functions. और फंक्शन क्या होता है कि एक तरह से रीयूजेबल कोड है, यानी कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको हम डिवाइड करके एक एक फंक्शन करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि हम देखा जाए इनबिल्ट फंक्शन जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड करता है, जैसे हो गया आपका मैक्स हो गया, मीन हो गया, जैसे सम हो गया, ये क्या है? ऑलरेडी बना हुआ है ये फंक्शन, ये कहते हैं इसको फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शन है। ये एक्सेल का फंक्शन है। और वीवीए का भी अलग अलग फंक्शन, जैसे नाउ हो गया, डेट हो गया, ये वीवीए का ही फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है। तो फंक्शन में क्या होता है? कुछ पैरामीटर लेता है और उसके बेस पे प्रोसेस करके आउटपुट देता है। फंक्शन की ये काम है, इनपुट लेगा और इनपुट को क्या करेगा? प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद ये आपका आउटपुट दे देगा। अब जैसे मान लो कि 1 और 2 है, तो ये क्या किया हमने? सम एक फंक्शन लगाया, इसने क्या किया? इनपुट लिया दोनों, और इनपुट करने के बाद ये क्या किया? इसको प्रोसेस किया है, जिसके अकॉर्डिंग हमने सम के लिए प्रोसेस किया, यानी दोनों को सम करना है। सम करने के बाद क्या करेगा? ये इनपुट लिया, कुछ प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद कुछ वैल्यू है रिटर्न कर देगा, यानी 3। एक तरह से क्या होगा? ये इनबिल्ट फंक्शन है, यानी ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सेल में प्रोवाइड कर रखा है बहुत सारे फंक्शनलिटी, यानी फंक्शन, जिसका यूज करके हम अपने जो भी रिक्वायरमेंट है उसको हम फुलफिल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूडीएफ फंक्शन। अब यूडीएफ फंक्शन क्या होता है? ए यूडीएफ, यूडीएफ स्टैंड फॉर यूजर डिफाइंड फंक्शन, इज ए सिंपली अ फंक्शन दैट यू क्रिएट योरसेल्फ विद वीवीए। यूडीएफ क्या होता है कि कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जहाँ पे हमें ऑलरेडी बना हुआ नहीं है इसे वीवीए में, तो हमें क्या करना पड़ता है? हम अपना ओन क्रिएट करना पड़ता है फंक्शन। जैसे कि मान लो कि चेक प्राइम नंबर इसमें नहीं है, एरिया हो गया निकालने के लिए, तो मैं प्राइम नंबर चेक करने के लिए मैं देखूं चेक प्राइम नंबर, तो कोई फंक्शन अवेलेबल नहीं है। प्राइम नंबर से भी मैं करूँ तो नहीं है। तो कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट होती है जिसको हमें खुद एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ता है। ये हो गया हमारा यूडीएफ फंक्शन, यानी खुद का अपना फंक्शन बनाना, यानी यूजर डिफाइंड फंक्शन। इनबिल्ट फंक्शन क्या होता है? ए फंक्शन दैट इज बिल्ट इनटू एन एप्लीकेशन एंड कैन बी एक्सेस बाय एंड यूजर। फंक्शन होता है जो ऑलरेडी बना हुआ है, जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ऑलरेडी बना हुआ है, उसको हम कहते हैं इनबिल्ट फंक्शन। इनबिल्ट फंक्शन में जाए तो देखेंगे बहुत सारे, ये क्या है? वीवीए का इनबिल्ट फंक्शन है, यानी ऑलरेडी बना हुआ है। जैसे फॉर्मेट करना है किसी डेट को, ये फॉर्मेट फंक्शन लगा लेंगे। INSTR किसी किसी जैसे यहाँ पे वर्ड है उसकी पोजीशन डालना है एक एक करेक्टर का, तो INSTR यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फंक्शन है वीवीए में। ये टेक्स्ट से रिलेटेड जो भी फंक्शन है हमने कैटेगराइज कर रखा है, यानी टेक्स्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है तो टेक्स्ट वाले फंक्शन में करें, जो मोस्टली यूज होता है। इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन चेक करने के लिए
एरर हैंडलिंग है तो एरर के लिए, वीवीएम मैसेज फंक्शन है तो इसके लिए, यानी किसी कन्वर्ट करना एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में, तो इसके लिए ये है। यानी सबका मैंने अलग अलग एक कैटेगराइज कर रखा है। तो लेकिन हमें इसको ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सारी चीजें कवर होती जाएगी। इसको वन बाय वन करके इंडिविजुअल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से सब कुछ अपना कवर होता रहेगा। फंक्शन ये ऑपरेटर सेम हो गया, फंक्शन ऑपरेटर्स? नहीं, ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर वो क्या होता है कि वो दो ऑपरेंड को क्या करता है, कुछ परफॉर्म करता है, ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और ये क्या करता है कि ये प्रोसेस करके रिटर्न करता है। इसमें क्या है, जैसे मान लो ऑपरेटर क्या हो गया, वन हो गया और टू हो गया, तो जो हमारा प्लस हो गया चाहे माइनस हो गया चाहे ये हमारा स्टेरिक हो गया, ये सब क्या है, ये ऑपरेटर है जो कि कुछ अच्छा, ऑपरेशन मैं परफॉर्म करता है। गलत टर्म बोल गया एक्चुअली। वो जब रेंज सेलेक्ट, रेंज डॉट रेंज करते हैं फॉर एग्जांपल, तो बहुत सारे आ जाते हैं, वो फंक्शंस है सारे, वही सब आपने कैटेगराइज। जैसे मैंने एक किया सम लिखा, ये क्या हो गया एक्स इन, ये क्या हुआ, ये आपका एक्सेल का फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है। सम हो गया आपको, मैक्स हो गया, ये सब क्या है, ये एक्सेल का फंक्शन है। लेकिन एक्सेल का भी फंक्शन हम वीबीए में यूज कर सकते हैं, और वीबीए का भी बहुत सारी ये फंक्शन है जो हमने लिख रखा है, ये सब वीबीए का फंक्शन है। ठीक है, ठीक। आगे पढ़ेंगे तो और भी देखेंगे अलग अलग, जैसे लाइब्रेरी से भी हमें जैसे आउटलुक से कनेक्ट करना है तो उसमें बहुत सारी फंक्शनैलिटी है, उसका यूज करके हम आउटलुक का मेल सेंड कर सकते हैं। वहां से हम जो भी मेल पे डेटा आया इनबॉक्स में, एक पर्टिकुलर फोल्डर से हम डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। और एमएस एक्सेस से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, यानी डेटाबेस से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो वो भी देखेंगे, वो लास्ट क्लास में। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अदर एप्लीकेशन से कनेक्टिविटी होगी। सबसे पहले हम फोकस करते हैं यूडीएफ फंक्शन पे, उसके बाद एरे वाला बाद में देखेंगे, पहले इस चीज पे फोकस करते अच्छा, हैं। एक क्वेश्चन था मेरा छोटा सा, लास्ट क्लास से पूछूं? हम्म। अ, जैसे कि मैंने देखा कि जो ग्रेड क्राइटेरिया था ना, मैं रेफर कर रहा हूँ फिफ्थ क्लास को। ठीक है, राइट। अच्छा, ग्रेड स्क्रीन शेयर करूँ क्या? हाँ हाँ, स्टॉप। एक एक मिनट, मैं इसको लास्ट में करें क्या, क्योंकि चलिए लास्ट में करते हैं, वही मतलब, हाँ कुछ छोटा सा, ठीक है, ठीक क्योंकि फिर से रिकॉर्डिंग पे चेक करना पड़ेगा। है। हाँ जी, ठीक। तो सबसे पहले फोकस करते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन में। पता चल गया कि हम अपना ओन क्रिएट करते हैं फंक्शन जो कि अवेलेबल नहीं होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या कोई फंक्शनलिटी अवेलेबल है जो हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कर सकती है। यदि ऐसा अवेलेबल नहीं है तो हम अपना एक यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करते हैं। वैसे जैसे ऑलरेडी बना हुआ तो हमें एफर्ट डालने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले हमें चेक भी करना पड़ेगा क्या हमारा वीबीए और इनबिल्ट एक्सेल में कोई ऐसा फंक्शनलिटी है जिससे हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है, तो हम उसका यूज कर लेंगे, रेडीमेड यूज कर लेंगे। अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो हम खुद का एक यूडीएफ फंक्शन बनाते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम यूडीएफ का देखते हैं यहाँ पे क्रिएट यूडीएफ फंक्शन टू चेक द इवन एंड ऑड नंबर। एक सिंपल सा देखते हैं कि इवन और ऑड नंबर को चेक करने के लिए कैसे हम बनाते हैं। Alt F11, ये हमारा पर्सनल में है तो इसको ऐसे कर देते हैं, इसमें क्लिक करके इंसर्ट मॉड्यूल, यहाँ पे मॉड्यूल का रीनेम कर दे रहा हूँ, यहाँ पे कर दिया यूडीएफ, और इसके बाद से फंक्शन, उसका फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम fn लिख सकते हैं, जिससे हमें पता चला कि मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है। फंक्शन चेक इवन ऑड नंबर, चेक इवन और नंबर, उसके बाद एंटर कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा स्टार्टिंग हो गया फंक्शन का, और ये एंड फंक्शन का हो गया ब्लॉक। अब इसके इनसाइड हम अपना जो भी स्टेटमेंट लिखना है वो लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, चेक करना है इवन है या ऑड। तो हम एक पैरामीटर लेंगे यहाँ पे कि कोई भी नंबर पास करें उसको चेक करें। तो पैरामीटर किस टाइप लूंगा, नंबर टाइप में। तो यहाँ पे लूंगा आई नंबर एज ए
इंटीजर, यानी मैं एक इंटीजर यानी नंबर में इनपुट लेगा और उसको क्या करेगा, फंक्शन चेक करेगा यहाँ पे। तो फंक्शन चेक करने के लिए चेक इवन check whether number even or odd। यहाँ पे इवन और ऑड नंबर चेक करने के लिए हमें क्या लॉजिक था, इफ कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे, इफ आई नंबर, इसके बाद मोड टू, यदि डिवाइड होकर 0 आता है तो हम कह देंगे कि ये इवन नंबर है। तो यहाँ पे या तो मैसेज बॉक्स में कर दे या तो रिटर्न करा के, रिटर्न करता है ना फंक्शन, तो इसको कंट्रोल सी और इसमें हम असाइन कर देंगे यहाँ पे इवन नंबर। यदि ऐसा नहीं होता है तो इसके बाद क्या करेंगे, एल्स वाले पार्ट में ऑड नंबर लिख देंगे। यदि डिवाइड होने के बाद भी कुछ भी रिटर्न करता है मोड 2 से, एल्स ऑड नंबर हो गया। और हम ब्लॉक को क्लोज कर देंगे, एंड इफ का स्टार्ट हुआ था तो एंड इफ। अब इसको कंट्रोल एस करके सेव कर दिया। अब यहाँ पे मुझे यूज करना है, जिससे मुझे चेक करना है 1, जैसे 5 है, इसको चेक करना है इवन है कि नहीं। इसे फंक्शन चेक इवन नंबर किया तो आ गया ना यहाँ पे, और इसको मैंने ये करके ऐसा किया तो ये बता दे रहा है कि क्या है, ऑड नंबर है। और जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने 2 किया तो अपने आप कर दिया इवन नंबर, यहाँ पे 1 किया तो अपने आप कर दिया ऑड नंबर। तो हम अपना खुद का फंक्शन बना सकते हैं। तो ये हमने आई नंबर एक लिया, ये क्या करेगा, हम पास कर रहे हैं, कोई भी एक इनपुट ले रहे हैं, और इनपुट लेने के बाद हमने कुछ लॉजिक बिल्ड किया है, वो क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है उस इनपुट को, जो भी हम लॉजिक बिल्ड किया उसी लॉजिक के अकॉर्डिंग ये प्रोसेस कर रहा है। और प्रोसेस करने के बाद जो हमें डिजायर आउटपुट चाहिए वो क्या करेगा, फंक्शन में ही रिटर्न कर देगा। ऐसे एक तरह से ये फंक्शन वर्क करता है। ये हमारा यूडीएफ फंक्शन हो गया। हम चाहे तो इसको यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि बाहर इसको यूज नहीं करना, तो मैं यहाँ पे प्राइवेट लगा दूंगा तो ये क्या करेगा, बाहर हम यूज नहीं कर पाएंगे। अभी ये बाय डिफॉल्ट क्या है, पब्लिक है, प्राइवेट। ये क्या हो गया, स्कोप हो गया। तो स्कोप का इसका मतलब ये हुआ, प्राइवेट लगाने का मतलब कि केवल इसी मॉड्यूल तक इसकी एक्सेसिबल है, अदर इससे बाहर हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते फंक्शन को। अब जैसे मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ 5, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। अब मैं यहाँ पे फंक्शन टाइप भी करूंगा तो आएगा ही नहीं, यानी पर ये प्रोडक्ट तो करना। सेम मॉड्यूल में नहीं है। सेम मॉड्यूल में तो चल जाएगा, लेकिन हम इसको बाहर एक्सेस कर रहे हैं ना, आउट ऑफ मॉड्यूल से बाहर कर रहे हैं तो नहीं आ रहा, और हमने प्राइवेट कर दिया। अब जैसे मान लो फेसबुक है, वहां पे हमने प्राइवेट अपना कर दिया, तो प्राइवेट इन द सेंस का हम केवल खुद का ही देख सकते हैं, बाहर पब्लिक चाहे कोई फ्रेंड हमारा थोड़ी प्रोफाइल देख पाएगा। सिमिलर वे में यहाँ पे भी है। पर जैसे अभी हम मॉड्यूल 1 में नहीं है। हम मॉड्यूल 1 में है, लेकिन मैं इसको इसमें कॉल करूंगा तो अच्छा। एक्सेसिबल है, लेकिन यदि मॉड्यूल एक और मैं ऐड कर दूं और उसमें इसको कॉल करूं तो भी नहीं होगा। केवल इसी मॉड्यूल में ये कॉल करा सकता हूँ, वर्क कर सकता हूँ, अदरवाइज कहीं इसके बाहर हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते जब तक हमने प्राइवेट लिख रखा है। यदि मैंने जैसे ही प्राइवेट हटा दूंगा तो ये एक तरह से ग्लोबली वर्क करेगा। हम आप एक्सेल पे भी हम इसको कॉल कर सकते हैं और अदर मॉड्यूल में भी हम इसको कॉल कर सकते हैं। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चेक इवन नंबर कोई यूज करे तो क्या यूज करेगा, फंक्शन ही तो यूज करेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो यूडीएफ फंक्शन काफी यूज होता है क्या फ्रीक्वेंटली? यूडीएफ फंक्शन बहुत यूज होता है अब हर चीज का। अब देखो एक रियल लाइफ में देखा जाए तो सबसे एक जो हमारा मेन बोर्ड होता है, ये क्या होगा, एक तरह से आप मान लो कि सब प्रोसीजर है, वैसे हम वर्क करते हैं कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोफेशनली वर्क होता है। एक हम मेन फंक्शन बनाते हैं, मेन सब प्रोसीजर, और उस प्रोसीजर में जो जो हमें रिक्वायरमेंट है, जैसे मान लो कोई हमने प्रोजेक्ट डेवलपमेंट किया है, जैसे मान लो कि
हमें कहीं फिल्टर करना है, तो फिल्टर के लिए एक हमने फंक्शन बना दिया, तो उसको बस कॉल कराना है, उसमें पैरामीटर देना है, और उस पैरामीटर के बेस पे जो चीज हमें फिल्टर करना है वो फिल्टर करके दे देगा। और ये फिल्टर किसी भी वर्कशीट पे कर सकता है। मान लो कि वर्कशीट का दे दो, पैरामीटर पास कर दो, उसमें क्राइटेरिया दे दो, उसमें कॉलम नंबर दे दो किस कॉलम पे करेगा। यानी हमने 3 क्राइटेरिया दे दिया और इनपुट दे दिया, तो किसी पे भी कर देगा। सीट को तो पास करना है कि इस सीट पे करना है, ये क्राइटेरिया है। तो एक तरह से रीयूजेबल कंपोनेंट हो गया, इसको बार बार कॉल करो कहीं भी कैसे भी करो। तो बार बार हमें कोड लिखने की जरूरत नहीं है कि हर बार हर, जैसे कि मान लो फर्स्ट फर्स्ट सीट के लिए फिल्टर करने के लिए फिर से अलग कोड लिखो, सेकंड के लिए अलग लिखो, लेकिन इससे अच्छा उसको फंक्शन ही बना दो। बस कॉल पैरामीटर देते रहो, उसके अकॉर्डिंग वो प्रोसेस करके आपका देता रहेगा। इससे हमारा राइट। इतनी ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होगा। और रियल लाइफ में देखा जाए तो आप मेन मेन जो बोर्ड बना हुआ है, जो भी स्विच बोर्ड का, ये क्या होता है, एक मेन सब प्रोसीजर हो गया। और जो भी एक एक बटन बना हुआ है, जैसे लाइट ऑन करने के लिए एक फंक्शन है, जैसे हम लाइट वाला बटन प्रेस करूंगा तो क्या करेगा, वो उस फंक्शन को ऑन कर देगा, लाइट जलने लगेगा। अब जैसे मान लो अनफॉर्चुनेटली कुछ खराबी हो गया बोर्ड में और लाइट नहीं जल रहा, तो वो क्या करेगा, पूरा होल ना देख के केवल उस पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को देखेगा जहाँ पे लाइट नहीं जल रहा, केवल उसी पार्ट को चेक करेगा। कोडिंग में भी वैसा ही होता है कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी बग्स आ रहा है, और आप चेक करते हो यार इस फंक्शन में ये वाला फिल्टरिंग वाला वर्क नहीं कर रहा है, तो केवल आप उसी पार्ट को ही देखोगे। इससे क्या होगा, आपका टाइम सेव हो जाएगा और बहुत जल्दी आप रेक्टिफाई कर सकोगे आपका जो भी बग है। तो फंक्शन के यूज करने से हमें बहुत कोड इजी हो जाती है और एक सिंपल हो जाता है, और कितना कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम एक सिंपल वे में उसको कर सकते हैं। और कोई भी बंदा यदि देखता है कोड को तो अंडरस्टैंड होगा कि प्रोफेशनल ने लिखा है ऐसे कोड की। प्रोग्रामर जो होता है ना, बेस्ट जो प्रोफेशनल, वो ऐसा ही करता है, सबको प्रॉब्लम को डिवाइड करके उसका एक एक फंक्शन बना देता है, और बाद में कोई चेंजिंग में आता है तो उसी फंक्शन में उसी पर्टिकुलर में एडिशनल जो भी फीचर रिक्वायरमेंट है ऐड कर देगा। तो मान लो कि हम सारी चीजें एक ही मेन सब प्रोसीजर में कर दूं, तो आप भी जाओगे दूसरी बार उसको इनहेंसमेंट करने के लिए, यानी यूजर ने बोल दिया कि मुझे कुछ एडिशनल फीचर चाहिए, या मान लो कहीं अनफॉर्चुनेटली कहीं बग्स आ गया, तो आप तो पूरा होल कोड देखोगे ना, कहोगे यार कहाँ पे कैसे हुआ। तो होल कोड देखने का मतलब कि आपके टाइम कंज्यूमिंग, और आपका दिमाग भी खराब होगा, यार कहाँ के इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे एक ही लाइन पे ढूंढोगे कहाँ पे आया प्रॉब्लम। ये चीज, फंक्शन का बहुत सारे पावर है हर प्रोग्रामिंग, चाहे किसी भी लैंग्वेज में बात करो, चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, चाहे आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, तो हर चीज का अलग अलग होता है। यदि कोई रिक्वायरमेंट हो तो बस उस फंक्शन में जाकर ऐड कर दो, वो रीयूजेबल कंपोनेंट है, बार बार हमें लिखने की जरूरत नहीं है, कोडिंग से बहुत सारे बच सकते हैं। तो ये ऐसे ऑर्गेनाइज होता है करने के लिए। अब दूसरा क्या, क्रिएट द यूडीएफ फंक्शन टू चेक द प्राइम नंबर। अब इसमें देखो हम कैसे डिवाइड करते हैं। इसमें यूडीएफ फंक्शन करना और डिवाइड करना है, चेक प्राइम नंबर करना है। तो हमें सबसे पहले समझनी होगी कि प्राइम नंबर कैसे हम चेक करते हैं। जैसे कोई नंबर है 5, तो 5 क्या है, हमें कैसे चेक करेंगे कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं। तो प्राइम नंबर चेक करने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि ये जो नंबर है या तो अपने आप से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, तो क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट, यदि किसी से भी डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। तो 5 क्या है आप देखोगे तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 2 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या होगा, रिमाइंडर कितना आएगा इसका, 2 4, यानी 1 रिमाइंडर आ गया। 3 से मैं करूंगा इसको डिवाइड, रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। यदि मैं 4 से करता हूँ तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन मैं 5 से करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। और यहाँ पे 1 से करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। यानी ये हमारा कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये प्राइम नंबर है। यहाँ तक क्लियर है। हाँ जी। तो हमें पता है कि एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें केवल एक नंबर इनपुट करेंगे, और उसके बेस पे हम उसको प्राइम नंबर चेक करेंगे कि इनपुट है। तो यहाँ पे बहुत सारे नंबर है, तो उसको हम बहुत इजीली कर सकते हैं। पहले एक चीज पे फोकस करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं। हम एक नंबर पास करेंगे और इसका एक फंक्शन बनाएंगे, एक नंबर पास करूं और वो फंक्शन क्या करे, उस नंबर को चेक करे कि ये प्राइम है कि नहीं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, इसको बनाते हैं।
अल्ट F11 मैंने इसको दिया था ना, उसमें भी लूप में भी दिया था ना, फॉर लूप में होम टास्क है ना, देख लेते हैं इसका। तो यहाँ पे लिखते हैं, एक मेन बनाते हैं, सब एक प्राइम नंबर, ये मेन फंक्शन हो गया। तो इसमें मेन फंक्शन के लिए यहीं पे रहने देते हैं, एक और इंसर्ट मॉड्यूल करते हैं और इसमें लिखते हैं मोड फंक्शन करके दे देते हैं। और इस मॉड्यूल में क्या होगा, हम एक कैटेगराइज कर दिए, तो जितने भी हम फंक्शन लिखेंगे केवल इसी मॉड्यूल में रहेगा। और इसको एक रिलेवेंट नेम दे सकते हैं, जो जो भी हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, यानी जो भी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड इसका फंक्शन दे सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए मैं बस मोड फंक्शन किया हूँ जिसमें इसमें लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं यूडीएफ, जो कि प्राइम नंबर चेक करने के लिए। तो फंक्शन करने के लिए सबसे पहले हमारा कीवर्ड आता है फंक्शन, और FN कर दिए आइडेंटिफाई करने के लिए कि हम एक यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करने जा रहे हैं। FN चेक प्राइम नंबर, मीनिंगफुल नेम, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे हम एक पैरामीटर लेंगे, पैरामीटर एक इनपुट लेंगे, जिसको इस इनपुट को क्या करेगा, वो चेक करेगा कि है कि नहीं प्राइम नंबर। आई एक नंबर कर देते हैं एज ए इंटीजर टाइप का, ये हो गया और हमने एंटर किया। और इसके बॉडी में जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो भी लॉजिक है प्राइम नंबर चेक करने का, वो सारी चीजें हमें इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा यहाँ। अब कैसा प्रोग्रामिंग कैसा लग रहा है आप? कैसा लग रहा है? कहने का मतलब ये है कि अब कितना, अब क्या, अब तो लगता होगा कि अब अच्छे से सारी चीजें समझ में आती होगी, सारे करेक्ट इंस्ट्रक्शन। करेक्ट पहले ऐसा करेक्ट, लगता। काफी। हम्म। हाँ हाँ, काफी कॉन्फिडेंस आ गया है, मतलब अब। राइट, हम्म। ये तो है। हम्म। तो अब कोई भी हम वर्क करते हैं, जब तक हम पूरी तरह से अंडरस्टैंड नहीं करेंगे हम कर ही नहीं पाएंगे। तो हमें प्रोग्रामिंग में क्या होता है, एक एक स्टेप को लिखना पड़ता है, हमें स्टेप कैसे जाना है, क्या करना है। जब तक हम समझेंगे नहीं, उसको कोड लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सही। तो इसीलिए मैं सबसे ज्यादा मैं लॉजिक पे क्यों मैं फोकस करता हूँ। ये तो सिंटैक्स से कर लेंगे, लेकिन लॉजिक ये है कि हमें प्राइम नंबर चेक करने का, ये हमारा क्या होगा, लॉजिक होगा। अब ये इस लॉजिक है। ऐसा नहीं है कि हम प्रोग्रामिंग जो लिखेंगे, मैं जो लिख रहा हूँ वही करेक्ट है। प्रोग्रामिंग के थ्रू आप डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच से सॉल्व कर सकते हो प्रॉब्लम। इसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी, इतनी पावर है प्रोग्रामिंग में। आप चाहो तो कई तरीके से आप चेक कर सकते हो प्राइम नंबर को। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी ने बोल दिया कि नहीं इसी अप्रोच से सॉल्व करोगे तो ये होगा। इसका डिफरेंट डिफरेंट वे है, बहुत सारे वे से आप सॉल्व कर सकते हो कोई भी प्रॉब्लम। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा ही है। तो इसमें ये नहीं है कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, लेकिन जो एक्सपीरियंस बंदा होता है वो क्या करता है, कोडिंग को ऑप्टिमाइज करता है। इन द सेंस कि जो मान लो कोई बिगिनर है तो वो क्या करेगा, कम से कम लॉजिक को करने में 10 कोड लिखेगा, लेकिन जो एक्सपीरियंस बंदा होगा वो केवल 2-3 कोड में ही उसको सॉल्व कर देगा। तो एक कोडिंग ऑप्टिमाइजेशन कब स्किल आती है, जब आप उस पर वर्क करोगे, एक्सपीरियंस लोगे, तो आपको सारी चीजें एंड टू एंड पता चलता रहेगा कि इसको मैं तो छोटे से कोड में इसको सॉल्व कर सकता हूँ। लेकिन स्टार्टिंग में आपको बहुत सारी चीजें ज्यादा लिखनी पड़ती है कोडिंग। तो यहाँ पे हमने एक नंबर ले लिया, इसके बाद हमें इस पे लूप चलाना पड़ेगा। क्योंकि लूप क्यों चलाना पड़ेगा, क्योंकि यदि हमने देखा था ये वाला क्या हो रहा है, लूप ही चल रहा है ना। वन पहले पहले क्या कर रहा है, यहाँ पे 1 से चेक कर रहा है, और उसके बाद मान लो यहाँ पे 2 से चेक कर रहा है, 1 से इसने चेक किया तो यहाँ पे समझ लो 0 आ गया। जैसे कि इस 5 नंबर को चेक करने के लिए हमें 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा ना, चेक करने के लिए 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, फिर से 6 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। पहले 1 से डिवाइड हो तो 0 आ गया, तो चलो 1 से नहीं करना, पहले हमें 2 से चेक करना है, 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। और हमें एक कम कर, एक जो नंबर है ना, नंबर से 1 हम कम हम लूप चलाएंगे। जैसे यहाँ तक यदि कोई भी हमारा 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब हम कह देंगे ये प्राइम नंबर है। ये क्या हो रहा है, हमारा एक लूप चल रहा है। तो इसके बेस पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक लूप चलाना पड़ेगा। तो लूप में जो भी वेरिएबल रिक्वायरमेंट है वो हमें यहाँ डिक्लेयर करना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले लूप चलाने के लिए हमें एक आई काउंटर लेना पड़ेगा, तो मैं ले रहा हूँ डिम आई काउंटर एज ए इंटीजर, क्योंकि हमें एक एक करके लूप चलाना है। और इसके बाद से पैरामीटर हो गया, यहाँ तक हो गया।
अच्छा एक बात, ये आई नंबर एज इंटीजर यही पर्पस सॉल्व नहीं कर रहा जो आई कंट्रोल कर रहा कौन सा ये वाला? है? हाँ जी। नहीं, कि आई नंबर तो हम इनपुट ले रहे हैं ना, तो लेकिन इनपुट ले रहा हूँ तो इसको तो हमें चेक करना है ना, इसको कहाँ तक लूप चलेगा, 2 से लेके यहाँ तक 4 तक लूप चलेगा, तभी तो हम चेक कर पाएंगे कि ये कोई ऐसा तो नहीं कोई रिटर्न कर रहा है जीरो, ऐसा तो नहीं कोई डिवाइड हो जा रहा है। ये वाला तो लूप चल रहा है, लेकिन ये नंबर क्या एक ही है ना, तो लेकिन ये दूसरा वेरिएबल हो गया ना, ये लूपिंग की तरह चल रहा है यहाँ अच्छा पे। अच्छा अच्छा, वो 5 के लिए और लिया हुआ है आई वो तो नंबर। 5 के लिए है, लेकिन 5 को चेक करना है तो हमें 4 तक लूप चलाना पड़ेगा। तो हमारे 5 तो नंबर है ये जो आई नंबर लिया था इनपुट के लिए, लेकिन एक और हमें नंबर लेना पड़ेगा ना जो एक एक करके चेक करे, यानी करेक्ट। 2 से लेके 4 तक हमें चले, इसलिए आई काउंटर जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम लेते रहेंगे। पहले हमने डीम आई काउंटर लिया, ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ और थोड़ा रीडेबल कोड हो जाए, यहाँ पे कर दे रहा हूँ डिक्लेयर इसके बाद से हम ऐसे लिखते जाएंगे, ऐसा नहीं कि पहले हम सोच सोच के वेरिएबल डिक्लेयर करें। अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिखते रहो, जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी वैसे अकॉर्डिंगली आप वेरिएबल डिक्लेयर करते रहो। पहले आई काउंटर हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले हम वैलिडेट करेंगे। वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी प्रोसेस करने से पहले हर चीज को वैलिडेट करके चलो कि वो चीजें करेक्ट है या नहीं है। यूजर बहुत सारी गलतियां कर सकता है, तो यहाँ पे मैं करूंगा वैलिडेशन, एक वैलिडेशन लगाऊंगा इफ आई नंबर, यदि नंबर कोई ऐसा, वो तो नंबर वो दे देगा जीरो ना, जीरो से लेस देन हो या जीरो के बराबर हो, तो इसका मतलब कि हम तो प्राइम नंबर चेक नहीं कर पाएंगे। यदि कोई -1 कर दिया या -2 कर दिया तो प्राइम नंबर चेक नहीं कर पाएंगे ना, और यदि जीरो भी दिया तो हम तो प्राइम नंबर चेक करेंगे नहीं, तो हमारा पूरा क्रैश हो जाएगा प्रोग्राम। तो पहले हम वैलिडेट करेंगे कि वो जो नंबर इनपुट कर रहा है वो क्या, ऐसा तो नहीं है कि वो माइनस में कर रहा है, जीरो कर रहा है, तो उसको भी हम वैलिडेशन लगाएंगे यहाँ पे। तो क्या करेंगे, इफ आई नंबर इज लेस देन आर इक्वल टू जीरो, इसके बाद देन, तो मैं बोल दूंगा यहाँ पे यूजर को इन्फॉर्म कर दूंगा मैसेज बॉक्स प्लीज एंटर द करेक्ट या वैलिड नंबर। इनपुट या एंटर कर सकते कुछ भी, एंटर वैलिड नंबर टू प्रोसीड और वीवी इंफॉर्मेशन। और इसके बाद हमें क्या है, इसके आगे ये जाना नहीं चाहिए, तो यहाँ पे इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ फ्लैग डिम, बी का मतलब बुलियन, यहाँ पे लिखेंगे प्राइम एज ए बुलियन। एक बुलियन टाइप का मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया। ये क्या रिसीव करता है, ये स्टोर करता है ट्रू और फॉल्स को। तो मैं स्टार्टिंग में इसको कर दे रहा हूँ ट्रू है, मैं मान के चलता हूँ कि मेरा जो भी है वो क्या है, एक तरह से प्राइम नंबर है, बी ट्रू। और मैसेज बॉक्स से इंटर द वैलिड नंबर टू प्रोसीड, तो इसमें हमें बुलियन लगाने की जरूरत नहीं, इसको डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे चेक फंक्शन टाइम नंबर यहाँ पे कर दूंगा, एग्जिट कर दूंगा, एग्जिट फंक्शन, यानी आगे चलेगा ही नहीं, यहीं पे बाहर चला जाएगा इसके बाद से इंडिफ। ठीक है, अब नेक्स्ट वैलिडेशन हमने लगा दिया। अब नेक्स्ट क्या करना, और भी हमें चेक करना है क्या नंबर जो है 1 और 2 तो नहीं है। यदि 1 और 2 है तो मैं ऐसे ही बोल दूंगा कि तो प्राइम नंबर है, हमें लूप चलाने की जरूरत ही नहीं है। चेक प्राइम नंबर, यहाँ पे करूंगा इफ आई नंबर की वैल्यू जैसे कि 1 हो गया और आई नंबर की वैल्यू यदि 2 हो गया, देन यहाँ पे मैं कर दूंगा, यहाँ पे इसका बी प्राइम ट्रू है ना, तो इसको ट्रू ही रहने देते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, या तो यहाँ पे फॉल्स कर देते हैं और क्लियर हो जाएगा पिक्चर। मैं मान के चलता हूँ प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब फॉल्स है, तो यहाँ पे यदि प्राइम नंबर है तो मैं कर दूंगा यहाँ पे ट्रू।
ठीक है। और जब प्राइम नंबर है तो आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं यहीं से क्या करूंगा, एग्जिट फंक्शन कर दूंगा, एंड इफ। अब यहाँ तक तो हमारा क्लियर है, एक वैलिडेशन लगा दिया कि वो ऐसा नहीं है कि यूजर जो नंबर दे रहा है, इनपुट कर रहा है, वो 0 के बराबर हो या माइनस में हो, तो हम उसको इसके आगे नहीं बढ़ने देंगे, यहीं पे चेक कर लेंगे। दूसरा स्टेप ये है कि उसने 1 और 2 कोई भी दे रहा है, तो हमें पता है कि 1 और 2 प्राइम नंबर होता है, तो इसको यहीं पे चेक करके फिनिश कर देंगे। अब इसके बाद भी अगर कोई नंबर देता है तब हम चेक करेंगे लूपिंग के थ्रू। ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे लूपिंग थ्रू चेक द प्राइम नंबर, लूप THROUGS चेक प्राइम। इस तरह से लिखने का मतलब कि ये सबसे बेस्ट प्रोफेशनलिज्म है, ऐसे कोड लिखा जाता है जिससे कि एक एक वैलिडेट करके, एक एक चीज को हम क्लियरिफाई करके, इससे क्या होता है कि देखने वाला भी कहेगा कि भाई वैसे कोड देख के पता चल जाएगा कि एक प्रोफेशनल कोडर है, सारी चीज। इसके बाद क्या है, हमें लूप के थ्रू चेक करना है। तो सबसे पहले मैं लूप चलाऊंगा फॉर का, फॉर आई काउंटर, हमें पता है 1 और 2 तो होता ही है। अब मैं 2 से चेक करूंगा, 2 से लेकर के, और नंबर कहाँ तक है, आई नंबर हमने पास किया था इनपुट, और -1, इस बार मैंने 5 पास किया, तो केवल वो 4 तक ही चेक करें। मुझे पता है 5 तो वैसे ही डिवाइड हो जाएगा, और मुझे पता है 1 तो वैसे ही डिवाइड हो जाएगा, तो इसके बीच का ही तो हमें चेक करना है कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन, 2 भी पता है हमें होता है, तो फिर 2 क्यों लिख रहे हैं, 3 में लिखेंगे आई 2 काउंटर के लिए? होता है तो इसको, एक तो 1 से एक डिवाइड हो जाता है, और 2 जैसे नंबर दिया ना, तो हम तो बस एक नंबर जो 2 पास कर रहा है तो उसको हम बोल दे रहे हैं कि प्राइम नंबर है। लेकिन इसके अलावा कोई भी पास कर रहा है तो हम उसके इन बिटवीन नंबर चेक करेंगे ना, जिसमें मतलब 5 उसने पास किया, तो 5 को हमें पता है कि 1 से डिवाइड हो जा रहा है तो 0 आ जा रहा है, और 5 से डिवाइड हो तो 0 आ जा रहा है। लेकिन इस बीच का, इसके बीच का हमें पता नहीं है ना, 2 3 4 के उससे डिवाइड हो रहा है तो आ रहा है कि नहीं। तो ऐसे एक तरह से एक लॉजिक है इसको चेक करने का, 2 से लेकर के 4 तक हमें चेक करना है। ये तो हमारा लूप चल रहा है ना उस नंबर को चेक करने के लिए, ये तो कुछ नहीं है, 2 से लेके 4 तक हमारा लूप चलेगा। अभी इसको रन कराएंगे ना तो और क्लियर आएगा। अभी इसको ऐसे कर, इसके बाद क्या है, लूप चल रहा है तो यहाँ पे भी कंडीशन लगाएंगे, चेक करेंगे इफ आई नंबर, यदि मोड 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, और इस 2 से डिवाइड करने के बाद यदि 0 आ रहा है तो ये चाहिए ना, देन तो मैं इसको बोल दूंगा बी प्राइम इक्वल टू फॉल्स ही रहेगा। तो यहाँ पे बी प्राइम इक्वल टू फॉल्स कर दूंगा, और जब ये आ गया तो यहाँ पे करूंगा एग्जिट फॉर कर दूंगा, यानी लूप से बाहर आ जाए, और यहाँ पे एंड इफ। यहाँ पे हमने क्या किया कि जो नंबर हमने पास किया, जैसे मान लो कि हमने 5 पास किया, तो 5 में और 2 यहाँ पे ना करके 2 की जगह आई काउंटर करना पड़ेगा। 5 में जो फर्स्ट टाइम लूप चल रहा है 2 से चल रहा है, तो 5 में हमने 2 से डिवाइड किया, यदि 0 नहीं आया, यानी 5 में 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, आपका 1 आएगा, जबकि ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो नहीं हुआ, ठीक है। फिर से नेक्स्ट लूप चलेगा, 2 है, 3 हो गया, 3 से भी करेंगे तो भी क्या होगा, ये रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, क्योंकि उसमें 2 रिमाइंडर आएगा। 4 आएगा तो 4 से भी करेंगे तो 1 आएगा, तो इसका मतलब कोई डिवाइड ही नहीं हो रहा है। तो हम इसके बाद से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये प्राइम नंबर है, कोई डिवाइड नहीं हो रहा है। यहाँ पे लूप खत्म हो गया, यहाँ पे नेक्स्ट, और लास्ट में यहाँ पे चेक करेंगे, चेक प्राइम नंबर। तो इफ बी प्राइम इज इक्वल टू ट्रू, यदि ये ट्रू है तो इसका मतलब ये क्या है, प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे प्राइम नंबर है तो फंक्शन क्या करते हैं, रिटर्न करा देंगे, फंक्शन चेक प्राइम नंबर। यदि ये फॉल्स आता है तो इफ
या एल्स कर सकते हैं, या इफ फिर से एल्स इफ कर सकते हैं। यहाँ पे इफ बी प्राइम इक्वल टू फॉल्स, देन यहाँ पे कर देंगे नॉट प्राइम नंबर। और इस इफ को एंड ब्लॉक कर देंगे, एंड इफ, यहाँ तक। ये अब तो मैं हमने ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ, इससे और क्लियर समझ में आएगी। यहाँ पे मैंने ब्रेक पॉइंट लगा दिया, ऐसे यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ब्रेक पॉइंट लग जाएगा। डीबग में जाके F9 प्रेस कर देंगे सिलेक्ट करके, तो ये टगल ब्रेक पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, अब इसको फंक्शन चेक प्राइम नंबर चेक करना है। यहाँ पे इसे 5 ही है, यहाँ पे मैंने लिखा फंक्शन चेक, यहाँ आ रहा ना प्राइम नंबर, और इस वैल्यू को हमने ले लिया यहाँ पे और एंटर किया, तो देखो यहाँ पे आ गया। अब इसमें थोड़ा हम लेते हैं लोकल विंडो, जिससे और क्लियर आएगा क्या चल रहा है। यहाँ पे गए लोकल विंडो, और यहाँ पे अभी रन हुआ है, तो अभी क्या क्या वैल्यू कंटेन कर रहा है। देखो आई नंबर में क्या है, अभी करंट में वैल्यू क्या है, 5 है, जो अभी हमने पास किया था इनपुट। और फंक्शन चेक प्राइम नंबर अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी कुछ रिटर्न नहीं हुआ है। और आई काउंटर की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, 0 हो गया। और बी प्राइम हमने सेट कर दिया ऑलरेडी फॉल्स। अब नेक्स्ट करते हैं इफेक्ट, क्योंकि ये वाला कंडीशन क्या है, यानी हमारा पॉजिटिव है, यानी 0 से लेस देन और इक्वल टू नहीं है, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, इसीलिए यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं करा है। यदि ऐसा होता माइनस में होता तो ये ट्रू हो जाता। तो ये वाला चेक कर दिया, वैलिडेट कर दिया, यानी हमारा जो नंबर पास किया था वो करेक्ट है, इसको हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट चेक प्राइम नंबर, ये भी देख रहे हैं कि क्या 1 और तो 2 नहीं है ना, जो नंबर हमने पास किया था ये भी नहीं है, ये भी कंडीशन कोई ट्रू नहीं हो रहा, सीधे बाहर। अब क्या करना है, 5 को हमें लूप के थ्रू चेक करना है। तो आई काउंटर 2 से लेके 4 तक चलेगा, क्योंकि जो 5 हमने पास किया -1 कर दिया, यानी 4 तक चलेगा, 2 to 4 तक। तो फर्स्ट चला, अभी आई काउंटर की वैल्यू क्या है, 0। नेक्स्ट किया, क्या हुआ, 2 हो गया। तो यहाँ पे आई नंबर क्या है, 5, और आई काउंटर की वैल्यू क्या है, 2। यानी 5 में यदि 2 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा, रिमाइंडर रिमाइंडर आएगा 1। जबकि ये कंडीशन क्या हो, ट्रू नहीं हो रहा, यानी फॉल्स है, तो सीधे एंड इफ पे जाएगा। फिर से चेक करेगा, 5 से 3 से डिवाइड करेगा, आई काउंटर की वैल्यू बढ़ गई, पहले 2 था अब 3 हो गई। 3 से फिर से 5 में डिवाइड करेगा, तो हमारा रिमाइंडर आएगा 2। इसका मतलब ये भी फिर भी कंडीशन नहीं ट्रू हो रहा है। फिर से नेक्स्ट एंड इफ, फिर से नेक्स्ट करके हमारा काउंटर की वैल्यू बढ़ता जा रहा है। फिर से 4 वाला ये करेगा, 5 में डिवाइड 1 आएगा, तो भी कंडीशन नहीं ट्रू है। लेकिन अब चेक नहीं करेगा, लूप से बाहर आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो लूप चलना था 2 से लेकर 4 ही तक चलना था, -1 कर दिया था। अब लूप से क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या मिला, बी प्राइम इक्वल टू, यहाँ पे नॉट प्राइम नंबर, यहाँ पे हमने गलत कर दिया था, यानी प्राइम नंबर का यहाँ पे फॉल्स है और यहाँ पे ट्रू है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। हम मान के चलते हैं कि प्राइम नंबर है ट्रू, तो हमें कोई चेंज नहीं करना है। यहाँ पे हो गया, यहाँ पे भी हम हटा सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे करना पड़ेगा ट्रू। तो यहाँ पे हम चेक प्राइम नंबर डायरेक्ट कर लेंगे। प्राइम नंबर ट्रू है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे फॉल्स हो गया, तो एग्जिट फॉर। ठीक है, दोबारा चेक करते हैं। यहाँ पे मैं ब्रेक पॉइंट लगा दे रहा हूँ। फंक्शन चेक प्राइम नंबर, 5 एंटर, यहाँ पे आ गया। ये पहले वैलिडेट किया, तो वैलिडेट सही है 5 का, यहाँ पे नहीं हुआ। फिर से यहाँ पे आई काउंटर 2 से लेके चेक करेगा, तो
यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में कर दिया कि यहाँ पे ट्रू है, यानी ट्रू ट्रू का मतलब प्राइम नंबर रिटर्न कर देगा, ये कर दिया। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसने प्राइम नंबर कर दिया। और इसका सिंपलेस्ट बनाना है तो मैं ये वाला हटा दूंगा, तो और मैं इसको सिंपल थोड़ा बना दे रहा हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इसके अभी थोड़े की देर के लिए इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ, ये वाला पार्ट जिससे कंफ्यूजन होगा। अब मैं क्या करूंगा, जहां जहां प्राइम नंबर होगा ये फंक्शन में असाइन कर दूंगा प्राइम नंबर। अब इसमें क्या है, प्राइम नंबर है तो हमने फंक्शन में असाइन कर दिया प्राइम नंबर, और यहाँ पे क्या है, प्राइम नंबर नहीं है तो यहाँ पे करके असाइन कर दूंगा नॉट प्राइम नंबर, क्योंकि ये डिवाइड हो जा रहा है, नॉट प्राइम नंबर, ठीक है। और इसके बाद से और लास्ट में क्या करेंगे, प्राइम नंबर, फंक्शन चेक प्राइम नंबर। तो इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, कमेंट में कर दे रहा हूँ, इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, कमेंट में कर दे रहा हूँ। चाहे सबको ही कमेंट में कर देते हैं, मैं अलग से ही एक सेंटेंस लिख दूंगा। ये वाला लिख दूंगा प्राइम नंबर, कंट्रोल सी। अब यहाँ पे मैं थोड़ा और सिंपल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, सिंपल हो गया। अब इसको रन कराते हैं। यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगाना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक किया, ब्रेक पॉइंट लग गया, और यहाँ पे फंक्शन प्राइम नंबर, इसको किया, ये आगे पहले वैलिडेट करेगा नंबर, तो ऐसा तो नहीं है कि जीरो जीरो से लेस देन है, ये नहीं है। नेक्स्ट क्या किया, 1 और 2 तो नहीं है नंबर, ये भी चेक कर लिया। अब यहाँ पे करेगा लूप के थ्रू चेक करेगा, तो यहाँ पे लूप के थ्रू चेक करेगा तो कोई भी यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा, सब रिमाइंडर आ रहा है। यदि डिवाइड होता तो कहता नॉट प्राइम नंबर और एग्जिट लूप से बाहर किया जाता। एग्जिट फॉर नहीं कर देते, यहाँ पे एग्जिट फंक्शन कर देते, क्योंकि आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। और यहाँ पे इसने प्राइम नंबर रिटर्न करा दिया। अब जैसे मान लो कि प्राइम नंबर ना देखे, मैं यहाँ पे कुछ और दूं, यहाँ पे मैं वैल्यू दे रहा हूँ 6, ये क्या है, प्राइम नंबर नहीं, यहाँ पे लगा हुआ है ना बार बार, ये रन कर जा रहा है, 6 है। और यहाँ पे मैंने फंक्शन एक प्राइम नंबर और 6 को किया तो ये नॉट प्राइम नंबर दे देगा, नॉट प्राइम नंबर। अब जैसे मान लो मेरे पास है तो मैंने फंक्शन बना दिया, तो हम तो वैसे बहुत इजीली कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई नंबर है, यहाँ पे नंबर लिस्टेड है, नंबर से बहुत सारे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेंज बिटवीन, कोई जनरेट कर देता हूँ, यानी 5 से लेकर के यानी 100 के बीच नंबर में जनरेट कर रहा हूँ, उसको चेक करना है प्राइम नंबर है, जैसे इतना कर दूँ, कंट्रोल डी, कंट्रोल सी, ऑल्ट ई एस पी, ये नंबर में कर दिया। और यहाँ पे हम यूएफ फंक्शन लगा सकते हैं, जैसे मेरा फंक्शन क्या था, एफ फंक्शन चेक प्राइम नंबर, और ये वाला करके कर दूंगा तो ये पूरा चेक कर लेगा ऐसे ही। देखो 68 नॉट प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, ये है प्राइम नंबर। एक तरह से फंक्शन बना दिया था, हम एक्सेल में भी यूज कर सकते हैं इसको। इसमें कोई क्वेश्चन है? नहीं ठीक है, क्लियर है। ये तो हम एक्सेल के थ्रू कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि एक्सेल के थ्रू ना करके मैं एक मेन जो बनाया था ना सब प्रोसीजर, यहाँ पे एक और, ये तो फंक्शन वाला हो गया, यहाँ पे मेन यूडीएफ था चेक प्राइम नंबर करने के लिए, तो यहाँ पे भी एक लूप चलेगा, और लूप से क्या करेगा, यहाँ पे एल वाले कॉलम में सारी चीजें, लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 2 से लेकर के, और लास्ट रो कहाँ है, यानी 25 तक ऐसे लूप चलेगा। तो मुझे यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेगा, डिक्लेयर वेरिएबल, एक कर देना डीम आई
काउंटर एज ए इंटीजर, एक कर दे रहा हूँ डिम आई लास्ट रो एज ए इंटीजर, और यहाँ पे मैंने काउंट द लास्ट रो कर दिया। तो अब हमें देखना पड़ेगा इस सीट नंबर क्या है, टॉपिक, तो टॉपिक का क्या है 1, तो यहाँ पे आई लास्ट रो सीट 1 डॉट सेल्स रोज डॉट काउंट, और कौन से कॉलम का डेटा काउंट करना है, जे वाला, तो यहाँ पे कर दूंगा जे, और इसके बाद से डॉट ई एन डी एक्सलप डॉट रो, ये लास्ट रो काउंट कर दिया। और उसके बाद फॉर लूप करेंगे, फॉर लूप टी एच आर यू थ्रू चेक ईच नंबर फॉर आई काउंटर, 2 से लेकर के हमारा आई लास्ट तक चलेगा, टू आई लास्ट रो, और यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल करा देंगे। तो फंक्शन को कॉल कराने के लिए यहाँ पे यहाँ पे करेंगे सीट 1 डॉट रेंज, तो हमें कहाँ पे वैल्यू आना चाहिए, जैसे मान लो कि मैं कॉलम एल पे कर रहा हूँ, एल वाला पे ये वाला हमें आउटपुट आना चाहिए। तो रेंज यहाँ पे कर दिए एल आई काउंटर, L2 पे आ जाए वैल्यू, और ये वाला कॉपी कर लेते हैं, और पैरामीटर पास करेंगे यहाँ पे फंक्शन में, तो इक्वल टू फंक्शन चेक प्राइम नंबर। तो इसमें कौन सी वैल्यू जाएगा, जैसे कि इसमें है आपका J2, यानी यहाँ पे J की वैल्यू जाएगा, यहाँ पे L की जगह J कर दूंगा, तो जो भी एक एक की वैल्यू है वो पास करता रहेगा, और उसको प्रोसेस करके रिटर्न उसमें करता रहेगा यहाँ पे। इसमें और एल के साथ आई काउंटर क्यों लिखा है? आई काउंटर का मतलब कि ये क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, जैसे L2 L1 L3 वैसे भी लिख सकते हैं, सेल्स करके भी लिख सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। इस आई काउंटर की वैल्यू बढ़ता रहेगा, और ये क्या करेगा, पहले तो L2 में वो करेगा, प्रिंट करेगा प्राइम नंबर L2 पे, फिर से L3 L4 L5 ऐसे करके ये करता रहेगा, और यहाँ से J2 J3 J4 की वैल्यू लेता रहेगा, और उसके अकॉर्डिंगली ये प्रिंट करता रहेगा, इसलिए किया था। कुछ इनपुट ले रहा है और आउटपुट जो दे रहा है वो इसमें रिसीव कर रहा है एल वाले कॉलम में। नेक्स्ट, ये हो गया, और यहाँ पे लिख देंगे मैसेज बॉक्स डन। ये कर दिया। अब मैं इसको रन कराऊंगा, या तो यहाँ पे एक बटन बना देते हैं इंसर्ट, और यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, यहीं पे राइट क्लिक किए और एडिट टेक्स्ट चेक प्राइम नंबर, थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देते हैं, और इसमें मैक्रो असाइन कर देते हैं, असाइन मैक्रो, और यहाँ पे लिखा था चेक प्राइम नंबर। ओके, फंक्शन को इसमें असाइन नहीं कर सकते, सब प्रोसीजर को ही असाइन कर पाएंगे। ओ लोग सब प्रोसीजर के अंदर हमने फंक्शन को कॉल करा दिया, और इनपुट एक एक वैल्यू जा रहा है, और उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस करके वो कर रहा है। जैसे मैंने इस पे करूंगा तो एल वाले पे सारी चीजें आ जाएगी, देखो आगे डन। और एक तरीके और है करने के लिए, ये जो हम मैनुअली कर रखे थे ना फंक्शन चेक नंबर, तो इसको भी हम, इसको मैनुअली ना करके हम VBA में ही फिर से कर लेंगे, इसको भी कर लेंगे। इसको मैं करते हैं, कुछ नहीं करना, हमें पता है लास्ट रो तक के फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ पे कर रहा हूँ अप्लाई द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको ही को कॉपी कर ले रहा हूँ, इसी को मॉडिफाई कर लेते हैं। तो
तो हमें पहले देखना है कहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला कहाँ पे लगाना है, इस पे लगाना, इस पे वैल्यू आनी चाहिए। तो फॉर्मूला मैं यही इसी पे लगाऊंगा ना, के कॉलम पे। तो मुझे कहाँ से कहाँ तक फॉर्मूला लगना चाहिए, K2 से लेकर के और लास्ट रो तक। तो मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दूंगा, K2 के हो गया, K2 से लेके और यहाँ पे कर दिया K, और लास्ट रो जहाँ तक है यहाँ पे कर दूंगा I लास्ट रो। यानी K2 से लेकर के जहां तक हमारा लास्ट रो काउंट करेगा, जैसे कि लास्ट रो हमारे कहाँ तक है, 7 यानी 25 तक है रो नंबर। तो K2 से लेकर K25 तक, K2 से लेकर के K25 तक चलेगा यहाँ पे, यानी फॉर्मूला लगेगा, कहने का मतलब ये यहाँ पे। और यहाँ पे मैं कर दूंगा वैल्यू की जगह डॉट फॉर्मूला। और फॉर्मूला में क्या करूंगा, जो फॉर्मूला एक पहले लगा के उसी को यहाँ पे किया, फंक्शन चेक प्राइम नंबर, ये वाला लिया, एक ऐसा कर दिया। और इसको क्या करूंगा, इस फॉर्मूला को ही कॉपी कर लो ऐसे, और यहाँ पे डबल कोट से ऐसे। ओके। अब इसको चाहे तो हम वैल्यू में भी कर सकते हैं, अभी फिलहाल के लिए बस हम ऐसे करते हैं। इसको क्या कर रहा हूँ, इसको भी रहने दे रहा हूँ, अब इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे देखते हैं, देखो दोनों आ गए। मुझे लग रहा है इसको हमें फॉर्मूला नहीं दिखना चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यू कर दोगे। तो मुझे फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं देखना है, वैल्यू में ही करना है। तो ये वाला कर दिए, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कन्वर्ट फॉर्मूला एज ए वैल्यू, यहाँ पे किया पेस्ट डॉट वैल्यू, और इसी को वैल्यू को ही वैल्यू में कर देगा, Ctrl Z Ctrl C इक्वल टू, यानी उसका जो वैल्यू था वैल्यू को वैल्यू में कर दिया तो वैल्यू आ जाएगा। इसको मैंने सेव कर दिया, और दोबारा उसके बाद रन कराते हैं, दोनों को क्लियर कर दें। ये डिलीट कर दिया, और यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे भी नहीं दिखा रहा। ये बहुत सारे टेक्निक है करने की, वैसे कोई। तो इसको डॉट फॉर्मूला इक्वल टू वैल्यू में नहीं करना चाहिए? किसमें, जब उसमें फॉर्मूला लगाया, जैसे डॉट वैल्यू करा है पहले वाले उसमें, और फिर जो से डाला है तो उसमें इसमें हम वैल्यू। फॉर्मूला में क्या करते हैं ना, तो वो एक्सेल की फॉर्मूला चल रहा है ना, जैसे हम मैनुअली एक्सेल का फॉर्मूला करते हैं, तो सारे फॉर्मूला को मैं ऐसे ऑटोमेट कर सकता हूँ फॉर्मूला करके। और ये क्या है कि ये हमारा प्रोग्रामिंग के थ्रू चल रहा है, यानी वैल्यू पास हो रहा है, जो हम इनपुट दे रहे हैं उसको प्रोसेस करके जो आउटपुट एक सिंगल डिजिट प्राइम नॉट प्राइम नंबर आ रहा है, तो वो वैल्यू यानी उस सेल में जा रहा है, यानी वो वैल्यू पास कर रहा है, ठीक है। सेल की वैल्यू में साइन हो रही है चीज है। ये कभी कभी पूछ देते हैं कभी इंटरव्यू में, इसको बस लॉजिक समझना है कैसे क्या है। अब इसके बाद हम चलते हैं एरे वाले पार्ट पे। तो यूडीएफ फंक्शन का तो बहुत यूज हम चलेंगे आगे भी, तो हम इसका यूज करते रहेंगे, लूप यूडीएफ, इसका तो हमें करना ही है आगे भी, जितने भी अब आगे के जो भी मॉड्यूल है उसमें सब में यूज होगा। तो ये स्टार्टिंग है, उसके बाद से आगे भी देखेंगे। इसके बाद देखते हैं एरे। एरे विद सिंगल डायमेंशन स्टैटिक्स डायनेमिक। पहले सब तुम समझते हैं एरे क्या होता है। यहाँ पे लिखा व्हाट इज एन एरे। एन एरे इज ए मेमोरी लोकेशन कैपेबल ऑफ स्टोरिंग द मोर देन वन वैल्यू। अब टाइप्स ऑफ एरे क्या है, एरे क्या होता है, जैसे मान लो कि हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, जैसे मान लो 10 नेम है, राइट। तो जैसे यहाँ पे 10 कंपनी का नेम है या कोई पर्सन का नेम है, तो मैं क्या करूंगा, 10 उसको एक एक नेम को स्टोर करने के लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी, 10 वेरिएबल डिक्लेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि एक ही वेरिएबल डिक्लेयर करूँ और सारे नेम को एक ही में असाइन कर दूं, तो इसको
इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एरे आता है। एरे क्या होता है? एक कलेक्शन होता है। जैसे एक सीट क्या है? कलेक्शन ऑफ सेल हो गया या कलेक्शन ऑफ कोई भी डेटा हो गया, तो वैसे ही एरे क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। इसका मतलब ये है कि इसमें भी रो एंड कॉलम पे ही ये भी है, यानी ये मेमोरी रैम में स्टोर होता है। इससे क्या होती है? हमारी फास्ट होती है जो भी प्रोग्रामिंग किया जाता है, तो इससे हमारी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है यदि एरे का हम यूज करते हैं। तो यदि हम सीट पे वर्क करेंगे तो जैसे कोई भी बहुत सारा कॉम्प्लेक्स वर्क है, कॉम्प्लेक्स जैसे कि ये हमारा टास्क है कोई करना, यदि हम सीट पे इसकी जो भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं यानी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो स्लो होता है। यदि हम उसी चीज को एरे में कर रहे हैं तो यहाँ पे जैसे मान लो कि 2 मिनट लगता है, तो यहाँ पे कम से कम 5 सेकंड में हो जाएगा, क्योंकि ये मेमोरी में वर्क करता है। तो परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए हम एरे का ज्यादा मोस्टली यूज करते हैं, जिससे हमारी जो भी टूल बनाया जाता है वो बहुत फास्ट चलता है। तो एरे का देखते हैं कैसे होता है। पहले तो इसको टाइप्स ऑफ एरे कर लेते हैं, इसके बाद इस पे थोड़ा डिस्कशन करते हैं कैसे स्टोर होता है, क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ एरे में देखा जाए तो इसमें स्टैटिक्स हो गया, एक एक हो गया डायनामिक। तो स्टैटिक्स क्या होता है कि हमारा फिक्स होता है। दिस टाइप्स ऑफ एरे हैव ए फिक्स प्री डिटरमाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट दैट कैन बी स्टोर। वन कैन नॉट चेंज द साइज ऑफ द डेटा टाइप ऑफ स्टैटिक्स एरे। इसके बाद क्या है? These are useful when you want to work with known entities such as the numbers of day in a week, gender, etc. इसमें क्या होता है कि इसकी लेंथ फिक्स होती है। जैसे कि मान लो कि हमें पता है कि 12 जो होता है, 12 मंथ, ये हमारा फिक्स है। इससे ना ज्यादा बढ़ेगा ना इससे घटेगा। अब जैसे वीक जो होता है 7 है, ये फिक्स है। तो जहां पे हमें फिक्स की बात आती है वहां पे हमें स्टैटिक्स एरे की यूज करते हैं। जैसे फॉर्म जैसे डीम हो गया, एरे मंथ 12 का दिया हुआ है। फिर से यहाँ पे आता है डायनामिक। These types of array do not have a fixed predetermined numbers of elements that can be stored. These are useful when the working with entities that you cannot predetermine the number. अब डायनामिक क्या हुआ? जैसे मान लो कि हमें यूजर ने कहा कि मुझे 10 फिल्टर करना है, इन फ्यूचर उसे और रिक्वायरमेंट हो रहा है, नहीं 10, क्लाइंट ने बोला कि नहीं मुझे और 2-4 और हमें उसमें ऐड करनी पड़ेगी फिल्टरिंग के लिए। तो क्या हो रहा है कि हमारा बढ़ता जा रहा है, वो घट भी सकता है। तो क्या हमारा जो रिक्वायरमेंट वो फिक्स नहीं है, तो उस केस में हमें डायनामिक यूज करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एरे का स्ट्रक्चरिंग देखते हैं, उसके बाद से इसको भी हम समझेंगे वन बाय वन स्टैटिक्स और डायनामिक इम्प्लीमेंट करके। यहाँ पे मैं एक शीट ऐड करता हूँ, रीनेम एरे स्ट्रक्चर। ये बहुत यूजफुल होता है, चाहे आप सी शार्प हो गया, चाहे पाइथन हो गया, कहीं भी हो गया। यहाँ पे कलेक्शन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वर्क होता है। चाहे आपका आरपीए हो गया, वहां पे भी कलेक्शन काम होता है, एक तरह से एक कलेक्शन है। तो सबसे पहले आरपीए, आरपीए क्या है? आरपीए ये जो तो अभी तो मार्केट में चल रहा है ना, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। अच्छा। आरपीए वो चीज है, अभी ये सॉफ्टवेयर है एक तरह से। ये क्या करता है? हम्म, जो भी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है ना, जैसे कि मान लो वेब एप्लीकेशन हो गया, कुछ हम्म, और एप्लीकेशन जैसे मेन फ्रेम हो गया, ये बड़े बड़े जो एप्लीकेशन है उसमें हम मैनुअली इंटरवेंशन होता है। जैसे कि कुछ एंट्री पास करना, उसमें से कुछ डेटा फेच करना, तो उस चीज को हमें मैनुअली करना पड़ता है। तो ये क्या करता है, आरपीए जो टूल है ये बहुत सारे मोस्टली बहुत सारे एप्लीकेशन से इंटरेक्ट हो जाता है, तो हमारा इजी टास्क हो जाता है। ये अब अलग है और आर अलग है। कौन सा आर? हाँ जी। आर तो वो है ना, आर तो एक स्टैटिक्स है जहाँ पे एनालिटिक्स से रिलेटेड वर्क किया जाता है। आर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब आर ऐसे बना, जैसे मान लो कि हमारे पास स्टैटिक्स है, तो स्टैटिक्स को किसी को समझने के लिए वो बुक में कितना लिखते हैं, तो बुक ही भर जाता। तो इसी में उन्होंने क्या किया, एक सॉफ्टवेयर ही बना दिया आर प्रोग्रामिंग का। तो जितने भी स्टैटिक्स एनालिटिक्स से रिलेटेड वर्क होता है तो सब चीज आर में ही पड़ा हुआ है। तो एक तरह से एक वो बुक में लिखने से अच्छा है कि एक सॉफ्टवेयर बना दो, सारे फंक्शनलिटी उसी में कर दो। तो एक तरह से आर क्या है, स्टैटिक्स टूल है। स्टैटिक वो ओपन सोर्स है, आर वो कहीं भी अवेलेबल हो जाएगा। सैस भी एक स्टैटिक्स टूल है वो भी, लेकिन वो पेड है, वो सिक्योर है। तो जो सिक्योर होता है वो तो पेड होगा ही। तो
साइज पे होता है, उसकी बहुत ज्यादा कॉस्टली भी है। आर हो गया, पाइथन भी स्टैटिक्स वाला है, ये सब स्टैटिक्स की फंक्शनैलिटी है। पाइथन इसलिए फेमस है, पॉपुलर है, क्योंकि ये ओपन सोर्स है, और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें थ्री मोर देन 300 पैकेजेज हैं, यानी एक डीएलएल बोलते हैं, जिसको यूज करके हम बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते अच्छा, हैं, ये सब चीजें। पाइथन ज्यादा यूज भी होता है। क्लिक व्यू भी एक आजकल। क्लिक व्यू तो ये हो गया विजुअलाइजेशन के लिए हो गया टूल है, अच्छा हाँ, वो टैबलेट की तरह हो जैसे पावर गया। बीआई हो गया, ये आपका पावर बीआई हो गया, एक आपका टैबल्यू हो गया, और ये क्लिक व्यू हो गया, बहुत सारे मार्केट में आए हैं ये सब। वो बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो तो एक विजुअलाइजर, ड्रैग ड्रॉप करके डैशबोर्ड बना दो। डैशबोर्ड बनाने के बाद उसका मेन आपको ये है कि आप कैसे अपर लेवल मैनेजमेंट को कैसे बताते हो क्या चल रहा है इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन में। तो बस एक विजुलाइज करके आप उसको शो करा देते हो, ये चीजें है ऐसे हो रही है, इसको कैसे इम्प्रूवमेंट करे, तो अपर लेवल मैनेजमेंट उस पर जो भी होगा एक्शन अपना होता है। तो ये सब कुल मिला जुला के एक एक चीज जानो तो सब कुछ कॉन्सेप्ट सब कुछ सिमिलर है। यदि एक्सेल का देखा जाए, जो चार्ट वार्ट बनाते हैं, जैसे पीवट टेबल से समराइज करते हैं, ये सब क्या है, उसी का तो पार्ट है। टेबल्यू हो गया, चाहे आपका क्लिक व्यू हो गया, उसमें भी करेक्ट करेक्ट। समराइज करना होता है, उसमें भी विजुलाइज करना होता है। तो ये है कि इसमें थोड़ा कम फंक्शनैलिटी है, लेकिन कॉन्सेप्ट सब कुछ यही है, सब चार्ट आउट होता है उसमें। थ्री जैसे 100+ अलग अलग डेटाबेस से कनेक्ट हो जाता है टेबल में, इसलिए पॉपुलर है, थोड़ा कॉस्टली है, और भी बहुत सारे उसमें फंक्शनैलिटी ज्यादा ही है, इसलिए उसकी ज्यादा ही रिक्वायरमेंट है। एक्सेल ऐसी चीज है कि सब कुछ इसमें आ जाता है, आपका स्किल सेट बहुत सारी चीजें चाहिए वीवीए और एक्सेल में। वीवीए में देखो इतने सारे स्किल सेट चाहिए, दिखाया तो सारी चीजें इसी में है। अब इंटरनेट से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, वहां से डेटा मैं ले रहा हूँ और डेटा को वहां फीड कर रहा हूँ, तो मुझे चाहिए एच टी एम एल की नॉलेज चाहिए, जो कि वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं। तो HTML CSS जावा स्क्रिप्ट थोड़ा बहुत आना चाहिए, जिससे हमें पता चले कि कैसी स्ट्रक्चरिंग हो रही है। ये तो हो गया हमारे वेब डेवलपमेंट में। फिर से हम कनेक्ट कर रहे हैं किससे, डेटाबेस से, तो फिर से हमें डेटाबेस भी आनी चाहिए, जैसे कि बैकएंड टूल आनी चाहिए, जैसे एसक्यूएल सर्वर हो गया, पोस्टग्रेस हो गया, और भी बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, ओरेकल हो गया, सीबीएस हो गया, DB2 हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया, ठीक। तो फिर से बैकएंड का भी नॉलेज हो गया। तो एक्सेल किसी बहुत सारी चीजें ऐसी है कि इसमें बहुत सारी चीजें होती है। उसके बाद एक्सेल खुद में एक स्टैटिस्टिकल टूल है, बहुत सारे आप देखोगे इसमें फॉर्मूला ऐसे ऐसे पड़े हैं, जिसको जिसको जितना ही रिक्वायरमेंट है उतना ही यूज करता है। यहाँ पे यदि फॉर्मूला में जाऊं तो सारे हर चीज के फॉर्मूला पड़ा हुआ है। यहाँ पे देखा जाए फॉर्मूला वाले पार्ट में, तो यहाँ पे देखा है ना स्टैटिक्स का, यहाँ पर जो कोई भी पढ़ाता भी होगा उसको भी नहीं पता है कि कितनी सारी चीजें फॉर्मूला यहाँ ये पे। तो है, बहुत expensive है। तो एक्सेल बहुत बड़ी चीज हो गई है आजकल। और अपग्रेड होता ही रहता है इसका कुछ ना कुछ। ये सारी स्टैटिक्स का ही फॉर्मूला है। हर सिंपल सिंपल चीजें बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे वेरिएबल वेरिएंस हो गया, पॉपुलेशन वेरिएंस, सैम्पलिंग हो गया, वेरिएंस ये हो गया, बहुत सारी चीजें। टी टेस्ट हो गया, ये सब स्टैटिक्स में यूज है। टी टेस्ट हो गया, ये सब डेटा साइंटिस्ट का, ये सारी चीजें हैं। तो वही चीजें हैं, बहुत पावरफुल होता जा रहा है। पाइथन करके डेटा साइंटिस्ट लग जाते लोग। पाइथन करके उसमें है कि लाइब्रेरी है, लेकिन पाइथन पाइथन करने से भी तो नहीं होगा। मेन चीज क्या है ना कि इसमें पैकेज जैसे स्काईकिट लर्न होता है, वो क्या होता है, मशीन लर्निंग की है। साइकिट लर्न हो गया, मशीन लर्निंग की पैकेज है। तो वो तो हम जैसे यहाँ पे फंक्शन लिख रहे हैं, जैसे मैंने लिखा, जैसे 10 नंबर को ऐड करना, जैसे मान लो कि 5 6 3 हो गया और 1 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, ठीक है। और मैंने लिख दिया मैक्स, ठीक है। और मैक्स करके मैंने इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे कर दिया, ठीक है। ये कर दिया, रिटर्न कर दिया 7। लेकिन इसके बिहाइंड वर्किंग क्या हो रही है, इस चीज को जानना जरूरी है ना। जैसे मैक्स लगाया तो हमें तो पता चल गया, फॉर्मूला लगाया और इसने मैक्सिमम दे दिया, लेकिन इसके इंटरनली कैसे वर्किंग हो रही है, इस चीज को नहीं जानोगे तो डेटा साइंटिस्ट को कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि उसमें बहुत सारे फॉर्मूला पड़े हुए हैं, बस उसको इनपुट दो, उसके अकॉर्डिंग सारे मॉडल वॉडल क्रिएट कर देंगे, लेकिन उसके बिहाइंड वर्किंग कैसे हो रही है, उसकी कैसे चल रहा है, वर्किंग कैसे कर रहा है इनसाइड, वो चीजें जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए तो साहब PhD UHD मांगते हैं, मैथ्स है, MSc BSc,
क्योंकि सारे मैथमेटिक्स का ही ऑटोमेशन। और प्रोग्रामिंग क्या है, वो क्या करता है कि मैनुअली टास्क को ऑटोमेट कर देगा जितने हैं, जो भी हम मॉडल बना रहे हैं तो वो मॉडल को ही वो ऑटोमेट कर देगा कि बस उसको इनपुट दो, उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा वो आपको प्रिडिक्ट करके दे देगा। तो वो चीज है। तो एक तरह से डेटा साइंटिस्ट में सबसे पहले तो ये होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, उसके बाद से आपको स्टैटिक्स आनी चाहिए, उसके बाद पाइथन आनी चाहिए। पाइथन में कुछ ऐसी लाइब्रेरी है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे नमपाई हो गया, पैंडास हो गया, साइकिट लर्न हो गया, ये बहुत पावरफुल है। जैसे कि आपको रिसर्च डेवलपमेंट में जाते हो तो जो साइंटिस्ट होते हैं, चाहे इसरो हो गया चाहे नासा हो गया, सबसे ज्यादा पाइथन का यूज होता है, जहाँ पे हमें प्रिडिक्शन करना होता है जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसकी कितनी सक्सेस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो काम करते हैं। ऐसा नहीं कि उसको लगे रहे, तो सारी चीजें कैलकुलेशन कर दे कितनी प्रोबेबिलिटी है सक्सेस होने की। यदि ऐसा मैं काम करता हूँ तो उसको डिफरेंट अप्रोच लगाएंगे। तो सारी चीजें प्रोबेबिलिटी ये सब स्टैटिक्स पे ही काम होता है वहाँ पे, कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है। तो इसमें क्या हो गया, आपका स्टैटिक्स तो बहुत एक तरह से बोन है डेटा साइंटिस्ट में। और जैसे मान लो कि बहुत सारे डेटा है, जैसे कि बिलियन मिलियन ट्रिलियन में डेटा है, उसमें सैम्पलिंग निकालना, स्टैटिक्स की इतनी पावर है कि उसमें से एक सैम्पलिंग निकाल के उस पर एनालाइज करके बता देगा कि ये प्रिडिक्शन कितना हो सकता है। इतना हम प्रोसेस करें ट्रिलियन डिलियन में डेटा, तो क्या होगा टेराबाइट में, तो हम प्रोसेस करते रह जाएंगे। तो ये पावर बहुत है। जैसे पॉपुलेशन सैम्पलिंग हो गया, तो उसमें से सैम्पलिंग निकाल देना। और एक बेस्ट एग्जांपल देखो, जैसे मान लो कि हमारे पास कुछ जूस है, जैसे कि 3-4 टाइप का, कोई एप्पल का जूस है, बनाना का है, कुछ इसका है, जैसे मान लो कि 3-4 टाइप का है जो कि फ्रूट है, उसका जूस हमने किया और एक कटोरा में हमने उसको मिक्स कर दिया। इस तरह से उसको मिक्स कर दिया कि सबका जो है ना क्वांटिटी इक्वल हो जाए, और उसमें से एक थोड़ा सा हम सैम्पलिंग लेते हैं, तो उसको हम चेक करेंगे क्वांटिटी की कितनी क्वांटिटी है, यानी सबका 4-5-6-10 सैम्पलिंग लेंगे और सब में मैचिंग कराएंगे कि सबका सैम्पलिंग ऐसा तो नहीं कि किसी क्वांटिटी ज्यादा है, क्या सब कुछ सही से हुआ है कि नहीं। यदि सारे सैम्पलिंग के करने के बाद यदि मैचिंग हो रहा है तो इसका मतलब हमारा करेक्ट सैम्पलिंग है, और उस सैम्पलिंग के बेस पे हम रिसर्च कर सकते हैं, उसको सब कुछ निकाल सकते हैं। तो ये स्टैटिस्टिक्स के बहुत सारे पावर है बिजनेस को इन्हें करने के लिए हर जगह। उसमें ये नहीं चाहिए कि प्रोग्रामिंग में जो बंदा एक्सपर्ट हो तो वही करेगा, वहां पे चाहिए एनालिटिकल स्किल, वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। आज की इंडस्ट्री में बस ये डिमांड है, न कि तुम सिंटेक्स जान के वहां पे चले जाओगे। प्रॉब्लम को कैसे देख रहे हो, उसको कैसे सॉल्व करो, एक प्रॉब्लम को कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हो, थिंकिंग करते, वे ऑफ थिंकिंग, सारी चीजें मैटर करती हैं। नहीं तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन वो चीजें ऐसी है कि क्योंकि सिंपलेस्ट वर्क करने का मतलब कि आप खुद में ओ कुल्हाड़ी मारना, क्योंकि सिंपल तो कोई भी बैठ जाएगा, ऑपरेशन का बंदा जाकर बैठ जाएगा। आपके पोजीशन पे क्या करोगे। मान लो टैबल्यू सीख लिए, पावर बीआई सीख लिए, क्लिक व्यू सीख लिए, तो इसमें क्या आपको आपको लगता है क्या कि मेरे जॉब सिक्योर हो सकती है। कहेगा तुमसे तो बेटर वहां पे बहुत सारे लाइन में पड़े हैं। सही बात है। क्योंकि उसमें करना क्या है, ड्रैग ड्रॉप करके थोड़ा बहुत उसमें पैटर्न निकाल के करेक्ट विजुलाइज करेक्ट करके दे करेक्ट। देना है, तो उसमें बहुत बड़ी चीज है। लेकिन जब बड़ी चीज पे करते हो तो छोटी चीज अपने आप कवर हो जाती है, क्योंकि उस लेवल तक जाने के लिए आपको 2 साल वो भी कंटिन्यूस देना पड़ेगा डेटा साइंटिस्ट के लिए, वो भी 4-4 घंटे पढ़ते हो तब जाके वो तरह से ओशन है उसके करने के लिए। डेटा डेटा साइंटिस्ट में आपके बहुत सारे डेजिनेशन बन जाएंगे, डेटा एनालिटिक्स बन जाएंगे, डेटा एनालिस्ट बन जाएंगे, डेटा इंजीनियर बन जाओगे, बहुत सारे डेजिनेशन उसमें इंक्लूड है, किसी में भी तो फिट हो ही जाओगे। ये तो है, बहुत कुछ कवर कर देते हैं और मतलब फ्यूचर काफी अच्छा है जो लोग कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। हाँ तो उसमें क्या है ना कि आप छोड़ दो पैसे, मनी, पहली चीज तो उसमें यही है कि मनी माइंडेड निकाल दो कि मैं अच्छा। जॉब करूंगा तो मैं पैसे कमाऊंगा, इतना कमाऊंगा, 20 लाख महीने कमाऊंगा। सबसे पहले ये है कि आप मनी निकाल ही दो अपने माइंड से। अच्छा। साइंटिस्ट करने का मतलब कि आपका बस पैशन और पैसे की लालच छोड़ देना है। बस आपका पैशन वो बस करते रहो, पैसे छोड़ दो, क्या मिलेगा कैसे मिलेगा, 2 लाख मिलेगा 3 लाख मिलेगा, बस आपका पैशन हो।
क्योंकि जब अपने माइंड में मनी कर दोगे तो आप समझ लो कि सक्सेस नहीं होगे। पढ़ते रहोगे, कहोगे यार इतना पढ़ रहे हैं तो अभी कुछ नहीं हो रहा। तो वो उसके लिए जिसके पास मनी माइंडेड नहीं है, वो अपना पैसे के लिए वर्क कर रहे हैं। इसीलिए इसरो इसीलिए ना सक्सेस है, वो पैसे के लिए नहीं काम करता, वो अपना पैशन के लिए वर्क करता है। इसीलिए इतना चीपेस्ट बना देती है रॉकेट। नासा क्या है, सब पैसे पे खरीदे हुए हैं। उनको उन नासा के जितने भी साइंटिस्ट हैं, वो जितने वर्ल्ड में होते हैं, वो पैसे दे करके, उनको लगता है कि पैसे से खरीद लेते हैं, उतना ही काम करते हैं जितना पैसा मिलता है। और जिसका मनी माइंडेड होता है वो उतना ही काम करेगा। ऑफिस में अब देख लो, जिसको कह रहे यार तो कंपनी पैसे नहीं दे रही तो मैं क्या काम करूंगी। मेरे ऑफिस में ये अप्रेजल अच्छा नहीं हो तो सबका मूड ही हो। तो जब अप्रेजल होगा, सही से अप्रेजल नहीं होगा, तो वो क्या करेंगे, वो कहेंगे यार अप्रेजल तो हुआ ही नहीं, काम क्या करें। कोई भी काम रहेगा तो उसको टालना स्टार्ट कर देंगे। सही बात। तो पैसे देखो, पैसे वहीं तक अच्छा लगता है जहां तक फिनेंशियल हमें प्रॉब्लम है। जहां से आप फिनेंशियल फ्रीडम आपका आ गया ना, तो पैसे कुछ भी नहीं। पैसे तो बस वही प्यारा लगता है जब आपकी गरीबी है। वो तो है, सही बात है, जैसे ही सही आप बात गरीबी से बाहर निकलोगे ना, तो पैसे का कोई है, वैल्यू ही नहीं, तब लगेगा यार कुछ भी नहीं है, लाइफ में कुछ और सही। है। पैसा ऐसी चीज करेक्ट। है कि आपको कभी भी बोरिंग नहीं होने देगा, इतना होना चाहिए। लेकिन पैसे मान लो सब कुछ है, अपने मान लो टीवी लाया, कुछ लाया, बस 10-15 दिन की होती है थोड़ा बहुत, उसके बाद वैसे ही टीवी चाहे मोबाइल इधर से कर रहा है उधर से कर रहा है, कोई सही बात। तो वही चीज है। हम किस पे थे, एरे पे थे, इसको डिलीट करते हैं। इसमें क्या होता है, इंडेक्स होता है एक एक जैसे मान लो कि कोई नेम ले लिया, नेम यानी इन द सेंस कंपनी का नेम ले लेते हैं, यानी नेम ले लेते हैं। इंडेक्सिंग यहाँ की स्टार्टिंग होती है 0 से 1 2 3 4 5 तक ले लेते हैं, 5। और नेम कुछ एम्प्लॉय का नेम ले लेते हैं, जैसे कि जगदीश, सुजीत, मंगेश, अर्जुन, प्रदीप, सचिन। अभी क्या है, ये इंडेक्स है, यानी मेमोरी में एक इंडेक्स क्रिएट करता है। जैसे कि फर्स्ट इंडेक्स पे आप कौन सा वैल्यू स्टोर करना चाह रहे हो, 0 पे। 1 इंडेक्स पे आप कौन सी वैल्यू स्टोर करना चाह रहे हो, 1। 2 इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू, मंगेश, 3 पे। यानी इंडेक्स पे ये क्या होता है, हमारा वैल्यू स्टोर होता है एरे में। अब जैसे मान लो कि हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना हो, तो वेरिएबल क्या करता है, सिंगल वैल्यू स्टोर करता है। एरे क्या होता है कि एक मल्टी वैल्यू स्टोर करता है। तो सिंगल वैल्यू का मतलब कि जैसे जगदीश एक नेम है, तो मैंने एक जगदीश टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया, केवल जगदीश ही मैंने इसमें स्टोर करूंगा। और सुजीत है तो सुजीत नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो केवल सुजीत करूंगा, यानी सुजीत ही कंटेंट करेगा वन टाइम में। तो हमें इसके लिए कितना वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, आप देखोगे यहाँ पे 6 वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। लेकिन एरे में हमने बस एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और सारे इंडेक्सिंग पे इसको हमने स्टोर कर रखा। यानी एरे का इंटरनली ऐसे वर्क होता है, ये क्या होता है, मेमोरी स्पेस क्रिएट करता है और इंडेक्सिंग बेस पे उसको स्टोर करता रहता है। इसको अब देखते हैं इसमें इम्प्लीमेंट करके कैसे होता है। यहाँ पे एक मॉड्यूल में ऐड करता हूँ, इंसर्ट मॉड्यूल एरे करके। यहाँ पे करता रहा हूँ एरे, एक सिंपल सा इसी के एग्जांपल ले लेते हैं। सब एरे, एरे 1 टाइप के ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर वेरिएबल। और यहाँ पे डिम, एरे को डिक्लेयर करने के लिए, जैसे मान लो मुझे स्ट्रिंग टाइप का कलेक्शन लेना है एरे में, तो मैं स्ट्रिंग टाइप का कर सकते हैं। वेरिएंट टाइप का लेना तो वेरिएंट टाइप के कर सकते हैं, यानी पर्टिकुलर डेटा टाइप पे हम स्टोरेज कर सकते हैं कलेक्शन का।
इससे मुझे बस एक बार स्ट्रिंग का देखते हैं, str एरे नेम, और यहाँ पे मैंने पैरेंथेसिस लगा दिया एज ए स्ट्रिंग। ये हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो साइज है हमने अभी कोई फिक्स नहीं किया। तो मुझे पता है कि स्टैटिक्स पहले वाला पढ़ रहे हैं, एरे वन का स्टैटिक। तो यहाँ पे मेरा साइज कितना है, ये पूरा मैं देखूं तो मेरा 5 तक है। तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं अपना इसका साइज कर दूंगा 5, यानी ये 6 एलिमेंट इसमें स्टोर करेगा। तो यहाँ पे मैं कुछ एरे अंडरस्कोर स्टैटिक पहले देखते हैं। ये हो गया, हमने एरे डिक्लेयर कर लिया। डिक्लेयर द एरे वेरिएबल एज ए स्ट्रिंग। इसके बाद पहले एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, ये हो गया हमारा सिंटेक्स एरे डिक्लेयर करने का। और नेक्स्ट क्या है, इसमें हम कैसे वैल्यू को स्टोर करते हैं एरे में। यहाँ पे लिख दो स्टोर वैल्यूज इन एरे। तो हमें यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट पता है कि ये इंडेक्सिंग पे वैल्यू स्टोर होती है, तो हम भी यहाँ पे इंडेक्सिंग देंगे। सबसे पहले देते हैं str एरे नेम, और इसकी इंडेक्सिंग दे दी है 0। और 0 पे हमें क्या वैल्यू स्टोर करनी है, जगदीश। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा जगदीश। वैसे सिमिलर जितनी भी वैल्यू है 0 1 2 3 पे स्टोर करने पड़ेंगे। आप सोचोगे कि ये तो मैनुअली कर रहे हैं, तो इससे फायदा क्या हुआ। हम्म करेक्ट। नहीं तो हम इसमें लूप भी चला सकते हैं ना, जो हमारा जहाँ पे चेंजिंग हो रही है लूप के थ्रू हम स्टोर कर सकते हैं। 0 1 5 है ना। मैं बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं मैनुअली कर रहा हूँ, वैसे बहुत सारी चीजें हम लूपिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। एक्चुअली में स्टोर कैसे होता है, उसको हम रिट्रीव कैसे करते हैं, ये चीज हमें ऑपरेशन जानना बहुत जरूरी है। 2 3 4, ये समझ लो कि इसकी कॉन्सेप्ट हर जगह मिलेगा। एरे की कलेक्शन की कॉन्सेप्ट किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे 1 पे हो गया सुजीत, मंगेश, अरुण, अर्जुन, प्रदीप, सचिन। और एक और है तो उसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। ये क्या हो गया, हमें एक सबसे पहले हमने एक डिक्लेयर किया एरे, वो भी किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का। उसके बाद उसमें उसके इंडेक्स पे एक एक वैल्यू को हमने स्टोर किया। एक क्या हो गया, एक कलेक्शन हो गया, एरे का कलेक्शन हो गया जो वैल्यू स्टोर हुआ। नेक्स्ट क्या है, अब इसको रिट्रीव करना है, तो रिट्रीव द वैल्यू वैल्यूज फ्रॉम एरे। तो इसके लिए लूप के थ्रू रिट्रीव कर सकते हैं, या अभी लूप नहीं चलाते हैं, बस एक वैसे देखते हैं सिंपल सा कैसे रिट्रीव करेंगे। तो debug डॉट प्रिंट करके करते हैं, debug डॉट प्रिंट। और जो चीज हमें रिट्रीव करनी है, जैसे मान लो कि इंडेक्स नंबर 3 पे क्या वैल्यू है उसको हमें करना है, तो बस हमें यहाँ पे इसको कॉपी कर लो, या तो str एरे करके उसकी इंडेक्सिंग दे दो str एरे। और यहाँ पे कौन सी वैल्यू हमें रिट्रीव करनी है, जैसे मान लो 3 का, तो 3 इंडेक्स दे दिया तो उसकी वैल्यू आ जाएगा। और यहाँ पे एक और वैल्यू यहाँ पे कर लेते हैं, प्रिंट कराना है, तो इससे मान लो 5 कर देता हूँ यहाँ पे। ये हो गया। इसके बाद मैं इसको रन करा रहा हूँ एफेक्ट, और फर्स्ट इंडेक्स 0 इंडेक्स पे जगदीश हो गया, सुजीत, ये सब कुछ क्या हो गया, स्टोर हो गया। उसके बाद डिबग डॉट प्रिंट करके स्टोर करने के बाद
उस इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, यहाँ पे अर्जुन आ गया, 3 पे क्या था, अर्जुन था, ये आ गया, 5 पे क्या है, सचिन, ये आ गया। तो ये हमारा क्या है, फिक्स है। कहने का मतलब स्टैटिक है, स्टैटिक का मतलब कि फिक्स है। कोई भी हम जैसे वैसे असाइन कर सकते हैं, जैसे कि वीक है, वीक का नेम हो गया, तो भी वीकडे का जो भी ये डे का नेम हो जाएगा, 7 डे, चाहे मंथ का नेम हम यहाँ पे असाइन कर देंगे, क्योंकि ये फिक्स है। जहाँ पे हमें लगता है कि हमें चेंजिंग करना है, उसके लिए डायनेमिकली बनाना पड़ेगा। पहले हमने स्टैटिक्स देखा, पहले यहाँ पे मेरा इंटेंसिव ये था कि हम कैसे एरे को डिक्लेयर करते हैं, इसमें कैसे हम वैल्यू स्टोर करते हैं, और स्टोर करने के बाद कैसे हम इसको रिट्रीव करते हैं यहाँ पे। तो ये चीजें हम सीख ले स्टैटिक्स का। तो स्टैटिक्स तभी हम चूज करेंगे जहाँ पे हमें लगता है कि फिक्स है, उसके बाद कोई चेंज नहीं होगा लेंथ। जैसे कि आपका मंथ नेम हो गया, पूरा डे नेम हो गया, डे का नेम हो गया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वो फिक्स है कि इतना ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो उस केस में हम स्टैटिक यूज करते हैं। अब देखते हैं डायनामिक पार्ट का, कि यदि हमें चेंज होता है तो उसको हम कैसे करते हैं। शुरू करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और स्टैटिक को यहाँ पे लिख देंगे डायनामिक। अब कह रहा है कि यूजर कह रहा है कि नहीं, मुझे यहाँ पे मैं कोई लिस्ट आउट दे दूंगा, और उस लिस्ट, इसी लिस्ट आउट से मुझे स्टोर करना है, और ये बढ़ता भी रहेगा घटता भी रहेगा। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट स्पेस कंट्रोल एक्स कंट्रोल सी, तो अब आएगा, ऐसा नहीं है, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब इस वैल्यू को हमें स्टोर करना। इन फ्यूचर मान लो किसी ने कहा कि नहीं, ये फिक्स नहीं है, ये चेंज होता रहेगा। इन फ्यूचर कभी कम भी हो सकता है, कभी ज्यादा भी हो सकता है। जैसे अभी इतना फिक्स है, कल को क्या होगा, किसी ने और ऐड कर दिया, परसों क्या किया, किसी ने और इसको डिलीट कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो, मैनेज होता रहे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, डायनामिकली हम एरे को डिक्लेयर करेंगे और कनेक्ट करेंगे। तो हमें यहाँ पे मैं फिक्स नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, वैसे कर दूंगा। इसको मान लेते हैं एक एरे है, अभी हमारा लेंथ नहीं है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये काउंट करना है लास्ट रो कहाँ तक हमारा डेटा है। इसके लिए एक और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, डिम आई लास्ट रो एज ए इंटीजर। अब इसमें हम जहां तक हमारा डेटा है, रो नंबर, जिस लास्ट रो नंबर पर डेटा है, उसको हम यहाँ पे ले लेंगे, काउंट लास्ट रो। लास्ट रो काउंट करने के लिए आई लास्ट रो, यहाँ पे कर देंगे एरे स्ट्रक्चर है, एरे स्ट्रक्चर का क्या है, सीट 5 है, यहाँ पे सीट 5 करेंगे, सीट 5 डॉट सेल्स रोज डॉट काउंट, और किस कॉलम पे डेटा है, आई पे है, तो यहाँ पे कर देंगे आई डॉट end xlf डॉट रो। ये हमारा लास्ट रो काउंट कर लिया जहां तक डेटा है। तो डेटा कहाँ तक है, यहाँ पर देखोगे 7 तक है, 7 रो तक है, ये कर दिया। इसके बाद हम साइज को रीसाइज करनी है, तो यहाँ पे करेंगे रीसाइज ऑफ एरे लेंथ। तो रीसाइज करने के लिए हम करते हैं रीडिम, और एरे का str एक कीवर्ड होता है कि रीसाइज करने के लिए, एरे नेम, और साइज हमारा कितना था, आई लास्ट रो। और यहाँ पे हमें पता है कि ये 0 से स्टार्ट होता है, एक कम जाएगा, क्योंकि यदि मैं 0 यहाँ पे करता हूँ तो 0 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 तक ही जाएगा। तो इसमें से मैं क्या करूँगा, एक माइनस कर दूंगा यहाँ पे, तो जैसे हमें 1 करेंगे तो यह 6 तक आएगा, यानी 6 तक साइज हमारा रीसाइज कर देगा। सॉरी, -1 क्यों किया? -1 क्यों? माइनस इसलिए किया क्योंकि हमारी इंडेक्सिंग स्टार्टिंग हो रही है 0 से, तो ये कहाँ तक जाएगा, 6 तक ही जाएगा, जबकि हमारा रो कितना काउंट हुआ, 7, तो हमें 6 तक ही करना है, क्योंकि एक 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, हमारा रो नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो ये वाला पार्ट डिलीट कर दो।
इतना लेते हैं 6 इतना करके इसको 5 ले लेते हैं, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है तो हमें कितना तक चाहिए, 5 तक चाहिए। और ये हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये कितना रो नंबर काउंट किया था, 6 किया था, इसीलिए -1 कर दिया, क्योंकि 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है। तो -1 कर दिया, ये सब कुछ हो गया। अब इसने हमने यहाँ पे रिसाइज कर दिया, एरे को रिडीम करके जितना था रिसाइज कर दिया। और इसके बेस पे हमारा ये हो गया स्टोर 5 तक। इसके बाद से हम कितना 5 तक है, कल को यहाँ पे यदि 6 भी आता है तो इसको डायनेमिकली बनाने के लिए हमें लूपिंग का यूज करना पड़ेगा, जिससे और बेटर हो जाएगा ऐड करने के लिए। तो सिंपल से लूपिंग चला देते हैं, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, स्टोर करेगा, क्योंकि हार्ड कोडिंग के थ्रू हमें उतना क्लैरिटी नहीं आ रही। तो एक लूप ही चला देते हैं जैसे स्टोर करने के लिए। लूप चलाने के लिए सबसे पहले एक आई काउंटर लेना पड़ेगा, डिम आई काउंटर एज ए इंटीजर, और यहाँ पे लूप थ्रू स्टोर द वैल्यू इन एरे, स्टोर द वैल्यू इन एरे। तो इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे लूप के थ्रू स्टोर करते हैं फॉर आई काउंटर। आई काउंटर हमारा 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि इंडेक्सिंग हमारा 0 से ही होती है, 0 टू आई लास्ट रो चलेगा। इसके बाद इसमें स्टोर करना है, तो str एरे नेम, और आई काउंटर यहाँ पे मैं पास कर दूंगा, क्योंकि 0 से स्टार्टिंग हो रही है। और इसमें वैल्यू जो भी पास करना है ये वाला वैल्यू ले लेंगे। ये कौन सा सीट है, सीट 5 होगा, सीट 5 डॉट रेंज कर देते हैं, और रेंज में कौन सी कॉलम है, आई हो गया, और इसमें आई काउंटर करके +1 कर देंगे, क्योंकि 0 से है तो 0 तो कॉलम रो नंबर होता नहीं है, तो 0 +1 कर देंगे तो 1 हो गया। और डॉट वैल्यू 1, यानी I1 की जो वैल्यू होगी, यानी I0 के इंडेक्स पे, एरे के इंडेक्स पे स्टोर हो जाए। तो ये लूप बढ़ता रहेगा और स्टोर होता रहेगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया, मतलब सब कुछ जितना होगा उतना स्टोर हो जाएगा लूपिंग के थ्रू। और लूपिंग के थ्रू इसको क्या करेंगे, रिट्रीव भी कर सकते हैं, Ctrl+C, और यहाँ पे Ctrl+V, यहाँ पे लिख देता हूँ लूप थ्रू। तो रिट्रीव करने के लिए हम debug डॉट प्रिंट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आई काउंटर वही है, यहाँ पे बस लिखना है debug डॉट प्रिंट हो गया, और इसको हमें हार्ड कोडिंग। ये क्या हो गया, डायनामिकली हो गया। तो हमारा मेन टारगेट क्या होता है, हर किसी चीज को डायनामिक बनाना प्रोग्राम में। जितना आप डायनामिक बनाओगे उतनी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, क्योंकि हार्ड कोडिंग से हमें तो बचना चाहिए, बस कॉन्सेप्ट समझने के लिए आदमी करता है। लेकिन जब भी हम कोई भी, चाहे सॉफ्टवेयर हो चाहे कोई भी ऑटोमेशन हो, हर जगह मोस्टली प्रिपेयर होना चाहिए कि डायनामिकली बने, तो बस यूजर को एकदम फ्लेक्सिबल हो वर्क करने के लिए, उसे लगा कि हाँ यार फंक्शनलिटी है बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पे हमने, ये था पहले हार्ड कोडिंग था। अब मान लो कोई एक्स्ट्रा वैल्यू आ रहा है तो क्या करेगा, स्टैटिक में तो होगा ही नहीं, तो यहाँ पे हमने पूरी तरह से इसको डायनामिकली बना दिया। यहाँ पे ये है कि जो भी हम वैल्यू करेंगे तो उसके हिसाब से बाय डिफॉल्ट ये काउंट कर लेगा। तो अभी फिलहाल के लिए हमारे पास कितने हैं, यहाँ तक। अब इसको चेक करते हैं कि कैसे स्टोर होता है और कैसे ये रिटर्न करता है। F8 किया, ये लास्ट रो कितना काउंट किया, 5। और हमारा साइज कुछ भी नहीं था, मैंने ऐसे ही बाय डिफॉल्ट रखा था। अब इसको हम साइज को रिसाइज कर दिया, यानी साइज हमारा कितना हो गया, 5 हो गया। अब इसके बाद से एक एक करके एलिमेंट इसमें एक एक इंडेक्स पे स्टोर करता रहेगा, यानी 0 इंडेक्स पे I1 की जो वैल्यू है जगदीश, ये स्टोर हो जाएगा।
फिर से 1 इंडेक्स पे जो i2 की वैल्यू है स्टोर हो जाएगा, ऐसे स्टोर कर लिया। और यहाँ से हम क्या करेंगे, ब्रेक पॉइंट लगाएंगे F5, और एक एक करके ये क्या करेगा, रिट्रीव करता रहेगा जितने नाम थे यहाँ पे। अब फिर से जैसे मान लो मुझे रिक्वायरमेंट है कि मुझे एक और वैल्यू ऐड कर दूं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे ऐड कर दिया, एड्रेस कर दिया, यहाँ पे नवीन कर दिया। अब इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं। अब इसको रन कराते हैं, F5 किया, देखो सारी चीज जितना था डायनेमिकली इसमें स्टोर हो गया। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ, हमने एक कलेक्शन ले लिया, और चाहे तो हम कोई भी फंक्शन में इसको पास भी कर सकते हैं, एक एरे को। एक कलेक्शन स्टोर रहेगा, स्टोर करेगा कलेक्शन में, और इसको हम दूसरे फंक्शन में भी एरे को हम रिटर्न करा सकते हैं, यानी पास करा सकते हैं इस एरे को। जो एरे str एरे है ना, इसको हम दूसरे भी फंक्शन में पास करा सकते हैं कलेक्शन में वैल्यू को, और उस कलेक्शन के बेस पे हम चेक कर सकते हैं। तो जैसे हम वेरिएबल एक एक जो हम वेरिएबल पास कर सकते हैं आई नंबर, तो वैसे कलेक्शन में भी हम पैरामीटर पास कर सकते हैं दूसरे फंक्शन के लिए, उसका जो भी रिक्वायरमेंट है। ये हमारे डायनामिकली था जो हम रिसाइज कर सकते हैं, और इसके थ्रू हम बहुत सारी चीजें ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, और आगे चेक भी करेंगे कैसे क्या कर सकते हैं। ये तो हमारा था सिंगल डायमेंशन। सिंगल डायमेंशन का मतलब कि एक कॉलम पे था, अब हमें मल्टीपल कॉलम पे वर्क करना हो तो वो भी होता है। जैसे इसमें स्टोर होता है ना, एक सीट पे रो और कॉलम के बेस पे जैसे ये डेटा स्टोर होता है, तो सिमिलर वे में भी एरे में भी वैसे ही स्टोर होता है। तो इसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स है, तो कल देखते हैं, क्योंकि उसको समझने के लिए थोड़ा फ्रेश माइंड चाहिए। क्योंकि उसमें 2 लूप चलेगा, फिर से रो और कॉलम को वो समझना पड़ेगा कल कैसे चल रहा है। अब ये मैं क्या होता पूछूं? है, अच्छा, बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो एलजेब्रा होता है ना, एलजेब्रा मैट्रिक्स, तो नम पाई जो हम पाइथन की बात कर रहे थे, जैसे नम पाई हो गया, ये पूरी कैलकुलेशन इसी पे ही है। जैसे रो एंड कॉलम का जो कितने डायमेंशन का मैट्रिक्स होती है मैथमेटिक्स में, तो मैट्रिक्स से कैसे कैलकुलेशन होता है, वो सारे एरे का ही पार्ट। मैट्रिक्स और ट्रिक्स सही से आता है तो एरे बहुत अच्छे से समझ आता है, प्लस करना, ऐड करना, इसमें हमें मैनुअली बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। लेकिन कॉन्सेप्ट ये है, वहाँ पे इतनी सारी फंक्शनलिटी है कि दो सीट को ऐसे करके उसको एरे प्लस ऑपरेशन परफॉर्म कर दूं तो सारे चीजें वो ऐड कर देगा, एक एक एलिमेंट को। उसमें एक वैल्यू को मुझे चेक करना तो सारी चीजें चेक कर देगा, इतने सारे फंक्शनलिटी। तो ये एलजेब्रा का होता है। मैट्रिक्स जो होता है ना, मैट्रिक्स भी वही होता है, 2 डायमेंशनल, 3D डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल, इस तरीके से होता है। वो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, समझ में नहीं आता है। अभी तो हम 2D पे पढ़ रहे हैं, रो एंड कॉलम पे। 3D होता है 4D। तो वही है उसका। एरे विद मल्टी डायमेंशन नेक्स्ट कवर करेंगे, उसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जैसे काउंट द वर्ड इन सेंटेंस, ये सब चीजें। ये बहुत यूजफुल है, ये वाला एरे के थ्रू करेंगे। इसको जो मैं सेंड कर रहा हूँ, इसको आप देखना कैसे है, क्योंकि ये थोड़ा है कॉम्प्लेक्स है ही है एरे का। वैसे तो फर्स्ट टाइम तो समझ में नहीं आता है किसी को भी। हाँ जी, देखना पड़ेगा एक बार फ्रेश। क्योंकि मैं और भी कवर करा दूंगा तो फिर से वो थोड़ा और ज्यादा ही हो जाएगा। थोड़ा 2 डायमेंशनल पर पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है ना, जैसे कि सिनेरियो बता रहा हूँ, यूज केसेस क्या होती है। जैसे मान लो कोई ऐसा डेटा है जहाँ पे बहुत ज्यादा बिग डेटा है और उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रही है। अब क्या होता है ना, हम एक्सेल पे वर्क करते हैं तो इसमें क्या होता है, टाइम हमारा ज्यादा ही लगता है, क्योंकि इंटरेक्ट करता है ना एक्सेल का। और ये क्या होता है, एरे मेमोरी में होता है, यानी रैम में स्टोर होता है जितने भी वेरिएबल, तो वो कहता है बहुत फास्ट रेट चलता है। तो इससे क्या होता है, हमारी परफॉर्मेंस बहुत बढ़ जाती है।
और एक्सेल पे हम कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो वो स्लो होता है, एरे से बहुत स्लो होता है। तो एरे को तब यूज करते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा डेटा है, कॉम्प्लेक्सिटी है, वहाँ पे हमारा टाइम ज़्यादा लग रहा है। दिन में टूल बनाया, उसमें कम से कम 15 20 30 मिनट लग रहे हैं टूल को रन कराने में। तो उस सिचुएशन में हम उसको ऑप्टिमाइज करेंगे कोड को, जहाँ पे देखेंगे कि कहाँ पे कैसे कैसे यूज करें। ज़्यादा मोस्टली हम प्रिफेर करेंगे एरे पे, जितना हो सके उतना यूज हो, जिससे हमारी परफॉर्मेंस बढ़ जाए। तो वही चीज़ है। ठीक है, तब नेक्स्ट मिलते हैं, उसके बाद इसको पूरा कवर कर लेते हैं। अच्छा, एक बार क्विकली मैं क्वेश्चन पूछूं? हम्म। 1 मिनट।